एक बार सबको फिर से नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और खबर ले रही है कि मैं प्रबंध संपादक हूँ मीरा देवी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने कार्यक्रम डेयरी पर दवाई की सच्चाई, जिसका आप पोस्टर भी देख सकते हैं। डिजिटल युग में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा, इसमें आप सबका बहुत स्वागत है और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम सब एक मंच पर आकर के इस कार्यक्रम को आयोजन कर रहे हैं और इस पर चर्चा करने वाले हैं। इसलिए भी कि ये स्वास्थ्य सेवा के भविष्य को प्रभावित करता हो, समाज के हर वर्ग को इस पर गहरा प्रभाव पड़ता है इस स्वास्थ्य सेवा को लेकर के। तो हमारी खबर ले रही है कि फेसबुक चैनल पर भी ये लाइव चल रहा है, तो कुछ ऑनलाइन श्रोता भी जुड़े हुए हैं हमारे फेसबुक चैनल पर, तो वो भी अगर अपने सवाल भेजना चाहें तो जरूर से भेज सकते हैं और उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सवाल आप जरूर से भेजिए, हम यहाँ पर जरूर से लेने की कोशिश करेंगे। खबर लहरिया के बारे में बताऊं, वैसे तो सब लोग परिचित हैं, लेकिन मैं जरूर से बताना चाहूंगी बहुत संक्षिप्त। खबर लहरिया को 22 साल हो गए हैं, 23वां साल चल रहा है, तो इस पूरी हिस्ट्री को कुछ समय पे बता पाना बहुत मुश्किल है। पर खबर लहरिया की शुरुआत यूपी के उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले से 2002 में हुई थी। शुरुआत में प्रिंट अखबार होता था और आज हम डिजिटल हैं, पूरी तरह से डिजिटल 2015 में हुए हैं हम। इसमें हम सब 40 प्लस महिलाएं हैं जो काम करते हैं और उनका बैकग्राउंड हर चाहे वो ज्योग्राफी को ले लीजिए और चाहे वो पढ़ाई को ले लीजिए, या फिर क्योंकि हम लोग बहुत जाति पर बात करते हैं, इसलिए हम हर जाति की महिलाएं खबर लहरिया में काम कर रहे हैं। हमारे साथ हैं महेंद्र जी। महेंद्र जी नरेनी क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हैं और उनकी एनजीओ है बुंदेलखंड मित्र, वो उसके संस्थापक हैं। कई सालों से काम कर रहे हैं और स्वास्थ्य के बारे में अभी वो जागरूकता फैलाने में बहुत उनका अहम, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हम अब शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत हम आरती जी से ही करें, क्योंकि हमने स्टोरी भी देखी, तो हम जरूर से आपको जानना चाहेंगे कि जो ये जब से आया है डिजिटल का जमाना, तो आपके काम में किस तरह के मतलब चुनौतियां तो है, वो हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन आप इसको एक पॉजिटिव तरीके के रूप में किस तरह से इसको देख सकते हैं? आपके काम में वो क्या चीजें हैं जो बहुत ज्यादा मतलब उससे आपका काम भी आसान हुआ है? और हम डिजिटल से हम भाग नहीं सकते हैं, हमारे काम का बहुत बड़ा हिस्सा है और उसके बिना मतलब लोग खाना भी नहीं। आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं श्रीनगर से मोहम्मद से ही आई हूँ। जैसा कि पहले ये डिजिटल हुई थी 2006 में, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, समय के आधार पे हर काम का भी एक फैलाव होता जाता है। उसी तरीके से जैसे ही समय आगे बढ़ा है, आसाम के ऊपर भी एक डबल चुनौती की जिम्मेदारी उनके सर पे आ गई है, लेकिन फिर भी उनकी हम दाद देते हैं कि एक औरत होकर के भी उन्होंने कुछ ऐसी आशाएं हैं जो 8 पास है, कुछ 10 पास है, कुछ 12 है, इससे ज़्यादा तो मैं शायद बहुत कम समझती हूँ है भी, लेकिन फिर भी उनके लिए चुनौती ही है। जिसको आ से लेके ए तक की कहानी देखी जाए तो वो बहुत कठिन, डिजिटल का ज़माना है, चुनौतियाँ तो हैं ही हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी मेहनत से अपने काम को बखूबी निभाती हैं, चाहे वो आधी रात का हो या ऑनलाइन हो या फिर क्षेत्र में जाकर के किसी भी तरीके से आभा आईडी है, आयुष्मान कार्ड है, इन सबको उन्होंने बड़ी बखूबी से बहुत अच्छी तरीके से निभाया है।
और वो इतनी मेहनत के लिए एक समय अभी की बात है जब आयुष्मान कार्ड के लिए कहा गया था कि आप आयुष्मान कार्ड कितने भी तरीके से जल्दी पूर्ण कीजिए, क्योंकि वो ज़रूरत है। तो हम लोगों ने सुबह आपको बताएं 5 बजे, ये रियलिटी है, 5 बजे मॉर्निंग में जा कर के उनकी दहलीजों को खटखटा करके और रात में 10 बजे तक उनके आयुष्मान कार्ड को पूर्ण किया है। आप बताइए कि कितनी मेहनत और कितने परिश्रम से उन्होंने एक वो काम किया है जो कोई कर नहीं सकता है। ये बिल्कुल चुनौती वाली बात है। कोई भी आप किसी भी कर्मचारी हो या कोई अधिकारी हो, कोई भी जाकर के गांव में आप उस क्षेत्र के बारे में जान सकते हैं, लेकिन उस घर के उस चूल्हे के बारे में नहीं जान सकते, जो कि आशाएं जानती है इस चीज को, बखूबी जानती हैं, जो सरकार खुद स्वयं नहीं कर सकती है। वो आशाओं ने किया है और करके दिखाया है कि किसके क्षेत्र में कितना क्या है, कितने बच्चों की आबादी है, कितने इंसानों की आबादी है और कितनी आबादी में क्या काम हो रहा है। स्वास्थ्य के प्रति उनकी एक जागरूकता है, समर्पण कह सकते हैं या अपना खुद का बलिदान भी कह सकते हैं, क्योंकि वो कुछ नहीं देखती हैं। जब उनके लिए कार्ड आता है ना, आप अपनी जब कोई नौकरी करते हैं या प्राइवेट हो या सरकारी हो, तो उसमें एक निश्चित वेतन होता है। अगर वो इस चीज को लेके चले कि हमें वेतन मिलता है तो नहीं, वो इस कार्य से रहते हैं कि मैं भी अपनी तरफ से सोचती हूँ, क्योंकि मैं भी एक आशा हूँ कि मुझे खुशी बहुत मिलती है जब मैं अपने गांव के प्रति एक आप ही बताइए, एक 3 महीने से स्टार्टिंग, 2.5 महीने से स्टार्टिंग उस बच्चे की सेवा करते हैं और 9 महीने के बाद 5 साल तक होता है, तो मुझे भी गर्व होता है कि मैंने ये बहुत अच्छा काम किया है, जो कि मेरे लिए बहुत सम्मानपूर्ण है। इसे हम लोग पैसों से तो नहीं तोलते कि हमें तनख्वाहें नहीं मिलती, हम क्या नहीं मिलते, लेकिन सेवाएं बराबर अपनी तरफ से हर आशा बेहतरीन करती है। और डिजिटल के आधार पे तो हम कह सकते हैं कि अब तो इतना कठिन समय है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई हम लोगों को कोई ट्रेनिंग, चाहे आयुष्मान कार्ड की हो तो हम लोगों को बनाने की कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है, आभा आईडी की भी हमें कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी सम्मान वाली बात है कि हमने ये काम बड़ी साहसपूर्वकता से किया, वो भी 1000 की आबादी में। आप जनसंख्या के आधार पे चले, एक घर की दहलीज को चुनौती भर आप देखें तो उसको ऑनलाइन करना है, उस आधार पे फोन से हमें एरिया भी अटैच करना है और उसके साथ साथ में हमें उन बच्चों की गिनती भी देखना है, उन व्यक्तियों से लगे जितने भी व्यक्ति हैं घर के, उनको भी देखना है, जो बाहर भी गए हैं। लेकिन हाँ, डिजिटल जब से ये चला है तब से हम कह सकते हैं कि काफ़ी हम लोगों को सहायता मिली है। डिजिटल के आधार पे हम लोगों ने पहले जो लिखित हुआ करता था, उसके आधार से हम लोग काफ़ी हद तक अच्छे तरीके से बेहतरीन काम कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन से जो काम अच्छा मिलता है वो बेहतर है कि लिखित से उतना नहीं मिलता है। अब जो भी काम होता है वो सब ऑनलाइन में बिल्कुल क्लियर होता है और हम अपने फाइलों के रूप में उसे सेव भी करके रखते हैं, तो हम जितने टाइम अगर चाहें तो उसको ओपन करके देख भी सकते हैं और कभी भी किसी भी तरीके से बता भी सकते हैं कि हमारे बच्चे कितने हैं, जन्मे बच्चे कितने हैं, गर्भवती हमने कितनी अपडेट की है, कितनों को हमने जाकर के भ्रमण किया है, कितनों की हमने जांच की है। HRP को भी हम दिखा सकते हैं, जो हाई रिस्क पे है उसको भी हम डायरेक्ट लखनऊ डायरेक्ट अटैचमेंट में बता सकते हैं कि हाई रिस्क में। तो हम ये कह सकते हैं कि डिजिटल के आधार पे हमें बहुत सहायता मिली है। जो हमें काम जो हमारा 3 महीने में 6 महीने में पहुंचता था, मान के चलिए, वो हमारा डायरेक्ट हमारा खुद का काम करते हुए हम पहुंचा सकते हैं। इसके लिए तो हम कह सकते हैं कि डिजिटल ने काफ़ी अच्छा भी किया है और हद तक जो बेचारी नहीं उतनी पढ़ी लिखी है लेकिन फिर भी वो करवाती हैं। अपनी तरफ से सरकार उतना पैसा तो नहीं देती है, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी माध्यम से करवाती जरूर है, जिससे उनका काम भी अच्छा होता है। बहुत धन्यवाद आरती जी, आपने बताया अपने काम को और हमने देखा और महसूस भी किया है कि चुनौतियां तो हैं जी, लेकिन उसके साथ में काम में किस तरह की सरलता आई है, आसानी आई है और जो रिकॉर्ड के तौर पे हम रख सकते हैं वो भी है। तो
अब इस चीज को हम अर्चना जी से जानेंगे कि आपको क्यों लगा, मतलब स्वास्थ्य विभाग को क्यों लगा कि ये तो मतलब आप कह सकते हैं कि डिजिटल का जमाना है तो हमें जरूरत पड़ी, लेकिन फिर भी आपको और क्या लगता है कि क्यों लगा कि आशाओं को भी डिजिटल काम करना चाहिए, और फिर उसके लिए किस तरह की ट्रेनिंग्स वगैरह की जरूरत ही होती है, तो उसको किस तरह से प्लानिंग की जाती है, वो सब आपसे जरूर से जानना चाहिए। थैंक यू। मैं सबसे पहले खबर लहरिया को इस चीज़ के लिए बधाई दूंगी कि आपने इतना अच्छा विषय चुनकर इस पर डिस्कशन रखा और मुझे इस डिस्कशन में आपने अपनी बात रखने के लिए अवसर दिया। अभी हम आरती जी को सुन रहे थे और आपका जिस प्रकार से क्वेश्चन है कि आशाओं को डिजिटलीकरण करने की क्यों जरूरत पड़ी, तो जैसा आपका विषय है कार्यक्रम देहरी पर दवाई की सच्चाई डिजिटल युग में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा, तो मैं आप सबको ये बताते हुए बड़ी एक गर्व के साथ बताऊंगी कि हमारे स्वास्थ्य विभाग की जो एक मजबूत कड़ी है, रीढ़ की हड्डी जिसे हम कहेंगे, वो हमारी आशा कार्यकर्ता है। क्योंकि हर गांव में पीएचसी होना हो, डॉक्टर होना हो, लेकिन हमारी आशा रूट लेवल पर, ग्रामीण स्तर पर हमारे स्वास्थ्य विभाग की एक मजबूत कड़ी है। तो हम इनको स्वास्थ्य की देवियां भी कहते हैं। और आपको एक बात और बता दें कि हम बुंदेलखंड में ये चर्चा कर रहे हैं, तो बुंदेलखंड में महिलाओं का बड़ा एक विशेष वीरांगनाओं के रूप में कहा जाता है। तो ये हमारे स्वास्थ्य विभाग की वीरांगनाएं हैं, जो हमारी जितनी भी योजनाएं, स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं तो ठीक है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि शासन की जितनी भी योजनाएं हैं वो ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने का काम इनके माध्यम से होता है। और इसकी जो प्रशंसा है, इसकी सराहना है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कई बार कर चुके हैं। आप कोविड के समय देख लीजिए तो आशा कार्यकर्ताओं का और साथ में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जो काम है, आपकी प्रशंसा हर बार होती है और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर होती है, क्योंकि आपका काम प्रशंसनीय है। दूसरी बात हम आपको बताएं, आपने कहा इसकी आवश्यकता क्यों है। इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये महत्वपूर्ण कड़ी है स्वास्थ्य विभाग की, तो यदि हमें गांव की दहली तक स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को पहुंचाना है, अच्छे से पहुंचाना है, तो ये डिजिटल युग है। नो डाउट हमें डिजिटलीकरण करना पड़ेगा, अपनी आशा कार्यकर्ता को सशक्त बनाना पड़ेगा, डिजिटली उसको हमें क्षमता वृद्धि उसकी करनी पड़ेगी। इस वजह से ये जो चूड़ी पहनने वाले हाथ हैं, इनमें सरकार ने मोबाइल दिए हैं, एंड्रॉइड मोबाइल दिए हैं, जिनमें कई ऐप्स हैं। जैसे जब अभी हमारी आरती जी बता रही थी कि पहले आप पेपर वर्क करते थे, कागज पे वर्क करते थे, लेकिन अब आपके पास ऐप्स हैं, आपने उसमें डाल दिया और वो डाटा फीड हो गया। किसी भी प्रकार से आपने बच्चे का एग्जाम्पल दिया, आपने गर्भवती का एग्जाम्पल दिया, HRP के लिए दिया, तो आप कभी भी क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब देखिए मॉनिटरिंग का इतना बड़ा अच्छा सिस्टम है कि स्टेट में कोई भी व्यक्ति यदि उस गांव में उस आशा का क्षेत्र देखना चाहता है कि यहाँ पे हमारी कितनी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं, उसके लिए फिर हम प्लानिंग करते हैं कि उनको कहाँ डिलीवरी करानी है, क्योंकि HRP में है तो क्या दिक्कत है। और जैसे बताया कि आरती जी ने कि जब हम ग्रामीण स्तर पर काम कर रहे हैं तो उसके लिए आप एक सामान्य अवस्था में देखिए, आप अपना भी बता रहे थे कि जैसे आपका ये चैनल पहले पेपर पे था, अब हम डिजिटली हैं, वैसे ही हम लोग चलते थे, लेकिन जब से डिजिटल युग आया तब से हम दौड़ने लगे, उड़ने लगे। सेम यही स्वास्थ्य विभाग की स्थिति है। हम लोग तो ऐसे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में डेली नई नई रिसर्चेज हो रही हैं, डेली खोज हो रही है, तो जब तक हम लोग अपडेट नहीं होंगे, अपडेट कैसे होंगे? अपडेट होने का सबसे बड़ा साधन यही है, हम लोग आशाओं की ट्रेनिंग कराते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, टेलीमेडिसिन के माध्यम से। हर PHC लेवल पे एक विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है, लेकिन जो हमारा विशेषज्ञ लखनऊ में बैठा है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बैठा हुआ है, एक कोई हृदय रोग का विशेषज्ञ है, कोई गायनिकोलॉजिस्ट है, यदि किसी को कोई भी जानकारी लेनी है तो आप टेलीमेडिसिन के माध्यम से ले सकते हैं। विभिन्न विषयों पर इनकी कार्यशालाएं होती हैं। जब हमने मोबाइल ऐप हाथ में दिए, एक प्रकार के हथियार हैं, इसलिए और आपने देखा भी हम स्टोरी देख रहे थे, उसमें आप हर चीज नहीं डाउनलोड कर सकते, सिर्फ अपने विभाग का काम है वही कर पाएंगे, क्योंकि ये हथियार है, हमें इसका मिसयूज नहीं करना है। तो इसके लिए हमने आशाओं को ट्रेनिंग दी। उसके बाद क्या होता है कि बार बार ट्रेनिंग देते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार ट्रेनिंग दे दिया तो हो गया। जहां पर दिक्कत होती है वहां पर बार बार जो भी नई चीजें, नई अपडेट आती है, उसमें ट्रेनिंग दी जाती है आशाओं को। उसके लिए भी मैसेज
आपके इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही, नहीं तो एक आशा को फोन करना पड़ता था कि आपकी ये मीटिंग इतने बजे आना है, किसी को सूचना हो पाती थी, किसी को नहीं हो पाती थी। अब मोबाइल है तो तुरंत सबको सूचना हो जाती है और सभी लोग समय से हम लोग ऑडियो विजुअल ऐसे प्रोजेक्टर के माध्यम से ट्रेनिंग देते हैं और क्लस्टर वाइज मीटिंग्स होती हैं, जिसमें जैसे किसी आशा को दिक्कत है, यदि वो नहीं फीड हो पा रहा है डाटा, तो उसमें उनको फीड कराया जाता है। हर कुछ आशाओं के ऊपर एक आशा संगिनी है हमारी, इस प्रकार का सिस्टम बना हुआ है। ब्लॉक लेवल पे एक DCPM होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक DCPM होता है, जो इनके काम में हेल्प करता है और मॉनिटरिंग करता है। एक चीज और मैं जोड़ना चाहती हूँ कि हमारे स्वास्थ्य विभाग की आशा एक महत्वपूर्ण कड़ी है, सम्मानित हमारी एक रूट लेवल पे एक इम्पॉर्टेंट कड़ी है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग के किसी भी कर्मचारी के लिए कोई कार्यक्रम नहीं होता है, लेकिन हमारी इन आशाओं के लिए हर वर्ष हम 23 अगस्त को आशा सम्मेलन मनाते हैं और उसमें इनके काम की प्रशंसा और इनकी महत्ता पे हम चर्चा करते हैं। उसमें जिलाधिकारी महोदय और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सब आते हैं और जिन आशाओं का अच्छा काम होता है उनको शासन से कुछ राशि निर्धारित है पुरस्कार के रूप में, वो भी मिलती है और इन आशाओं के लिए ही वो बहुत अच्छा कार्यक्रम हम लोग हर वर्ष ऑर्गेनाइज करते हैं। तो नो डाउट स्वास्थ्य विभाग की इम्पोर्टेंट कड़ी है आशा, और ये जब डिजिटल होगी तो पूरा स्वास्थ्य विभाग डिजिटल होगा। इस उद्देश्य के साथ हम लोग प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू अर्चना जी। मुझे आपने जिस तरह से समझाया स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर, इस तरह से स्वास्थ्य विभाग अपना प्लान बनाता है और ये सब, हाँ जरूर से बहुत ही अच्छी प्लानिंग है, मुझे सुन करके ऐसे लग रहा है। लेकिन जब मैं रिपोर्टिंग करती हूँ तो वो कुछ अलग सा दिखता है, और ये सब हम जानते हैं कि कुछ रिकॉर्ड में लिखित में कुछ और होता है और जब और वो पूरा भी नहीं किया जा सकता है। ये बिल्कुल है कि जिस तरह से पूरा प्लान है उस तरह से हम उतने ही खरे उतर जाएंगे जितना कि वो प्लानिंग हुई होती है। तो क्योंकि हमारे सामाजिक कार्यकर्ता भी इस मंच में हैं और वो भी स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं, तो हम उनसे भी जानेंगे कि ये उनके हिसाब से किस तरह से काम करता है, चाहे वो अर्चना जी की बात हो और चाहे वो आरती जी की बात हो, दोनों की बातों को ध्यान में रखते हुए उनके हिसाब से ये प्लान और ये जो काम है वो कितना मैच करता है उस पर। तो मैं सबीना जी से जानना चाहूँगी इसको। सभी को नमस्ते, आदाब और शुक्रिया खबर लहरिया का। मैं आरती जी और अर्चना जी दोनों की बातों को सुन रही थी और मैंने जो इसके पहले जो वीडियो बना उसको भी देखा, बहुत ध्यान से देखा, और जो खुद के भी अनुभव है फील्ड पे 20-22 साल से काम करने का, हर कार्यकर्ता से मिलने का, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, चाहे आशा बहू हो, चाहे अर्चना जी जैसे डॉक्टर हो और समुदाय के लोग, तो मेरा काम उस तरीके से बेसिकली जमीन पर है। तो जो मैं समझ रही थी, हम इसके पहले अगर वीडियो से मैं शुरू करूंगी कि वीडियो को अगर हम देखें तो वीडियो में जो आशा कार्यकर्ती बोल रहे थे शायद वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि सम्मान देना। और अर्चना जी ने कहा कि हम सम्मानित करते हैं, हम उनको कुछ धनराशि मतलब पुरस्कार देते हैं। मुझे लगता है सम्मानित करना और पुरस्कार देने, क्योंकि वहां पर जो आशा बहू बता रही थी कि वो पूरे तो उसको स्वीपर भी डांटता है, उसको संविदा कर्मी भी डांटते हैं, ना उनके लिए कोई रूम है, ना लैट्रिन है, ना बाथरूम है। मतलब एक इंसान है और हैबिचुअल शरीर जो होता है, शरीर की जो प्रक्रियाएं हैं, क्रियाएं हैं, वो टाइम पे उसे चाहिए। तो हमें इन पर ज्यादा ध्यान देने की मुझे लगता है जरूरत है, और ये धरातल की सच्चाई और पेपर है। तो मैं हमेशा सोच और नजरिया है कि बेशक डिजिटल का जमाना है, डिजिटल अच्छी चीज है, खुद आशा भी कह रही है कि अच्छा है, एक जगह डेटा मिल जाता है, काफी सुविधाएं हैं, बिल्कुल मानती हूँ। लेकिन मैं अगर सशक्तिकरण की बात करूं कि सशक्तिकरण, हमने एक कदम उठाया कि हमने गांव की जो महिलाएं हैं पढ़ी लिखी थोड़ी बहुत, जिन्होंने 2-4 कदम बाहर निकाले, तो अगर हम उसको सशक्तिकरण मानते हैं तो मेरे पास हो सकता है आपसे बहुत अच्छी बात करने की क्षमता है, मैं
आपको हर जगह विभागों में ले जाने की मेरी क्षमता है, लेकिन मेरी डिजिटल क्षमता कमजोर है। तो मेरा सशक्तिकरण वहां बैकलेस हो जाता है, मेरा आत्मसम्मान डाउन हो जाता है। आशा आरती जी जो है, मुझे लग रहा है आज की थोड़ी युवा है, 5-6 साल 7 साल से कर रही हूँ, इससे ज्यादा नहीं होगा, लेकिन जो आपसे ज्यादा बुजुर्ग महिलाएं जितनी सहजता से आपने कहा कि मैंने ये देख लेती हूँ, वो देख लेती हूँ, मैं जहां तक जानती हूँ, मैं आशाओं से जो मिली हूँ, वो नहीं कर पाता। और हमने वीडियो भी देखा, उन्होंने कहा हमें नहीं आता, तुम खुद देख लो। तो वो चीजें कि मुझे नहीं आता, मैं खुद देख लूं, तो वो मैं निर्भर हूं। किस पर निर्भर हूं? अपने घर के पति पे, अपने बेटे पे, अपने पोते पे, जिस पे भी, या मैं कुछ पैसा दे के भी लोग करवाते हैं। ये भी सच्चाई है कि पैसा दे के। तो सशक्तिकरण हम कहाँ देखें? डिजिटल होना एक अलग बात है और डिजिटल भी सशक्तिकरण को देखने का अलग बात है। मुझे लगता है यहाँ पे मेरी जो क्षमता है कि मैं एक अच्छे से महिला की डिलीवरी का पूरा भार उठा सकती हूँ, डिजिटल की दुनिया पे वो जो आपकी बातों में जो सशक्तिकरण दिख रहा था, शायद यहाँ पे वीडियो में जो बहनें थी, 2-3 बहनें, वो अपने आप को बहुत असहज महसूस कर रही थी। उनको लग रहा था कि ये आने से मुझे बहुत डबल काम हो गया, मुझे वो तो करना ही करना है जो मैं कर रही हूँ, मैं पेपर वर्क तो करती हूँ, मुझे वो भी करवाना है। तो ये डबल काम हो गया। और एक आशा क्या है, हम यहाँ जितनी भी औरतें हैं, हम सब जानते हैं, अगर हम घर से बाहर निकले हैं तो जो मेरी और जिम्मेदारियां हैं वो अलग नहीं हुई, वो भी मेरे साथ लगी। और उसके साथ एक आशा को डिजिटल भी करना, पेपर वर्क भी करना, समुदाय में भी करना, ये थोड़ा मुझे लग रहा है स्वास्थ्य विभाग को सोचना चाहिए। दूसरा, हम वीरांगनाएं हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वीरांगनाएं हैं, बुंदेलखंड की देवी नहीं है। मैं ये बात, मुझे देवी बनने का भी शौक है, मैं इंसान हूं, मुझे इंसान का ही आप दर्जा दे दो, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। मैं देवी, मैं पूजने की नहीं चाहती, ना मैं किसी को पूजूंगी और ना मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे पूजे। तो वो बातें मतलब माइंड मत करेगा, सॉरी, वो बातें मतलब कहने में ठीक है, सुहानी लगती है कि अच्छा लगता है कि मैं पूजी जाऊं और मुझे पूजा जाए, मुझे सम्मान मिला। लेकिन हकीकत में कितना हमें पूजा जाए और कितना पूजा जाता है और कैसे पूजा जाता है, ये हमारा दिल जानता है। क्योंकि महिलाएं सब में बहुत काम किया है, तो मैं रग रग से वाकिफ हूँ। एक असाक्षर महिला, एक साक्षर महिला और एक पढ़ी लिखी एजुकेट महिला, एसपी, मतलब हर विभाग में महिला किस तरीके से पूजी जाती है वो हम खूब जानते हैं। दूसरा, मुझे एक चीज हाँ बिल्कुल तो मुझे लग रहा था कि ये अगर आपको करना ही है, ये सहजता आपको लगता है कि इसमें सहज है डिजिटल पे, तो हमें उन और आशा का भी ध्यान रखना है जो आशा डिजिटल नहीं कर पाती। मुझे किसी पर निर्भर मत, मेरी ट्रेनिंग इतनी, क्योंकि आप कह रहे हो ट्रेनिंग बार बार दी जाती है, आप कह रहे हो 1-2 बार दी जाती है, और वीडियो कह रहा था कि 1 बार दी। तो ये चीजों को अगर आपको सच में मुझे सशक्त बनाना है तो हमें हर स्तर पे इसको पूरा पालों के साथ, पूरी एक सिस्टम के साथ इसको करना चाहिए। हो सकता है तब भी कोई 1-2 महिलाएं ऐसी भी हो आशा जो नहीं सीख पाए, और ये हकीकत है कि हर किसी को नहीं आता। मैं भी बहुत अच्छी फील्ड वर्कर हूँ, बहुत अच्छा काम कर सकती हूँ, लेकिन डिजिटल पे मैं भी घबरा जाती हूँ, मुझे भी बहुत चीजें नहीं आती। पढ़ी लिखी हूँ, ऐसा भी नहीं कि मैं पढ़ी लिखी, कोशिश भी करती हूँ सीखने की, लेकिन कुछ चीजों पे मुझे किसी का सपोर्ट का जरूरत पड़ता है। मेरे पास संसाधन है तो मैं और लोगों से बात कर लेती हूँ, मुझे पति और पिता और किसी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन सबके पास वो नहीं होता है कि बाहरी दुनिया में एक संपर्क हो, वो उन्हीं पर निर्भर होते हैं। और ये भी हकीकत है कि आप जब किसी पे निर्भर हो जाते हो तो आपको वो मिसयूज करते हैं, वो चाहे मेरे घर के ही लोग, वो अपने हिसाब से तय करेंगे, वो आपको कब सिखाएंगे, आपका कब डेटा फिक्स करेंगे, वो भी हमको समझना है। तो मेरा एक सुझाव है कि जब ये डेटा कुछ करना है, आयुष्मान कार्ड बनना है, कुछ सर्वे करना है, तो स्वास्थ्य विभाग एक ऐसे 2-4 कर्मचारी रखे जो डिजिटल की दुनिया में माहिर हो और उन आशाओं को मुहैया करें, ताकि मेरे सशक्तिकरण को बैक मत करें। मेरा वो जो मेरा जो वो है ना कि मैं बहुत अच्छा काम कर सकती हूँ, यहाँ पर आके मैं फेल हो रही हूँ,
मैं आरती बहुत अच्छा कर लेती थी, मैं नहीं कर पाती। तो वो जो मेरा आत्मसम्मान गिराता है, वो मुझे लगता है शायद सोचने की जरूरत है। हम आएंगे, आप लीड। तो बहुत धन्यवाद सबीना जी आपका, आपने इतने अच्छे तरीके से, और मतलब कि जब हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं उसके लिए माहिर होते हैं। तो सबीना जी, आप भी नारीवादी नजरिए के साथ में स्वास्थ्य को भी लेकर के और उनके काम को लेकर के भी बात करी। हमारा स्वास्थ्य, और जब हम नारीवादी नजरिए की बात करते हैं तो वो सिर्फ महिलाएं नहीं होती हैं, वहाँ पर जो हाशिए पर रहने वाले लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, दलित हैं, आदिवासी लोग हैं, उन सब की बात यहाँ पर हो जाती है जब हम नारीवादी नजरिए की बात करते हैं। तो आपने उस नजरिए से बात करी। मुझे लगता है कि स्वास्थ्य इतना बड़ा मुद्दा है कि इन चीजों में बांध देना थोड़ा मुश्किल है। और दूसरा ये भी है कि जब हम डिजिटल की बात करते हैं और पढ़ा लिखा और कम पढ़ा लिखा की भी बात जब करते हैं, तब थोड़ा इसमें चुनौतियां हैं, कठिनाइयां हैं। मुझे लगता है कि कई बार ऐसे भी मैंने अपने रिपोर्टिंग में देखा है कि जो लोग पढ़े लिखे भी हैं वो भी उतना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी हर समय कुछ नया अपडेट लेकर के आती है, नई नई चीजें होती रहती हैं। और अब तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इतना बड़ा है, बहुत हाई है कि यहाँ पर अगर हम बुंदेलखंड में बैठ करके या गांव में बैठ करके या जिन एरिया में हम काम करते हैं उन एरिया में अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो मुझे लगता है कि वो 1% भी नहीं है। जहाँ पर AI जैसे कि अगर हम बात करें, आजकल AI का बहुत इस्तेमाल है, बहुत लोग करते हैं, यहाँ भी करते हैं, ऐसा नहीं है। तो उस तरह की अगर हम बात करें तो अभी भी लोग बहुत भटकते हैं, फिर भी हमें टेक्नोलॉजी की बहुत ज़रूरत है, बिना इसके इस्तेमाल के हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे साथ मंच में है आंगनबाड़ी ममता कन्नौजिया जी। उनका थोड़ा सा विभाग थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि लेकिन फिर भी मैं ऐसे देखती हूँ कि उनका भी काम स्वास्थ्य से ही जुड़ा है, क्योंकि अगर बाल पुष्टाहार, अगर बच्चे स्वस्थ नहीं रहेंगे, उनके लिए काम नहीं होगा तो फिर ये स्वास्थ्य ही कैसे सही रहेगा। तो इसलिए भी आपका भी काम कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से बहुत ही जुड़ा हुआ है। और आपसे हम जानना चाहेंगे जरूर से कि आपका काम टेक्नोलॉजी के मामले में किस तरह से इस्तेमाल है और उसकी किस तरह की चुनौतियां हैं, वो दोनों चीजें हम जानना चाहेंगे आपको। धन्यवाद। और धन्यवाद सभी को नमस्कार। मेरा नाम ममता कन्नौजिया, मैं आंगनबाड़ी से हूँ। मैं कटरा के दक्षिणी से हूँ। जैसा कि आपने कहा डिजिटल का जमाना, तो डिजिटल का जमाना है। जब हमारी भर्ती हुई थी 2007 में, तब डिजिटल नहीं था। तब ये 8 पास सहायिका रखे थे और इंटर पास आंगनबाड़ी रखे थे। उस समय उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि हम इनको इतना ज्यादा काम दे देंगे। भाई जिस तरह का क्षेत्र में काम था, जाओ बच्चे को लाओ, और सहायिका का काम था कि आप आइए और साफ सुथरा करिए, झाड़ू वगैरह साफ, केंद्र को साफ सुथरा करिए, दरी वगैरह टाट पट्टी बिछाइए और जाइए आप बच्चों को बुला लाइए। और आंगनबाड़ी काम था कि जब बच्चे आए उनका वेलकम करो और अच्छी तरह प्रेम पूर्वक उन्हें बैठाओ, प्रार्थना वगैरह कराइए, और बस उन्हें खेल खिलौने के माध्यम से हमें सिखाना था। जो भी हम सिखा सकते हैं सिर्फ खेल खिलौने के माध्यम से। और हमें ये भी था कि आप बच्चों को मारेंगी नहीं और पढ़ाएंगी नहीं, सिर्फ खेल के माध्यम से आप जो कुछ सिखा सकती हैं वही सिखाएंगे। धीरे धीरे हम लोग का सर्वे हुआ। सर्वे करने के लिए हम लोग क्षेत्र में गए। अब पहले सर्वे था कि बस घर घर जाके पूछ लेते थे, नाम मुखिया का नाम पूछ लिया, घर के परिवार का नाम पूछ लिया, जो गर्भवती माताएं हैं उनका पूछ लिया। 7 से 3 से 6 के बच्चों को हमने
अपने रजिस्टर में अंकित कर लिया। धीरे धीरे कुछ दिन चला ये, वो थोड़ा था आसान, जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं जिस माध्यम से उन्होंने रखा था, जिस कैटेगरी से हम लोगों को, उसके लिए वो सरल था और करती रही सब लोग। फिर धीरे धीरे अब ये हमें मोबाइल मिल गया, सरकार ने हमें मोबाइल दिया। अब मोबाइल ऐसा दिया कि वो सबको मालूम है, उसमें कुछ छुपा नहीं है। बता दीजिए प्लीज। उसको सिर्फ एक डब्बा दिया हो, आप इसको रखिए और हमने आपको मोबाइल दिया है। ये किसी काम का मोबाइल नहीं है हमारा। आप अब हमारे विभाग से मान लीजिए हम इसमें वजन कर लेते हैं, ग्रोथ मॉनिटरिंग कर लेते हैं, ठीक है, और वो हमें दिखेगा। अगर आप हमारी मैडम सुपरवाइजर एक पीडीएफ भेजती हैं या अन्य विभाग से कहीं से कोई पीडीएफ आता है, जैसे कि हम लोग सब विभाग का काम करते हैं, स्वास्थ्य विभाग का काम करते हैं, तहसील का काम करते हैं और भी अन्य कार्यक्रम करते हैं, तो अगर वो सोचे, वो विभाग सोचे कि हम इन आंगनबाड़ियों को अपना कुछ भेज दे पीडीएफ के माध्यम से और ये देख ले, तो वो ये हमारी इसमें पीडीएफ नहीं खुलता। तो इसके लिए हम लाचार हैं, वो सिर्फ हमारे लिए किसी काम का नहीं है। बस हम थोड़ा सा अपना विभाग का काम कर सकते हैं, जो हम बच्चे फीड कर सकते हैं और वजन कर सकते हैं, ग्रोथ मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो आप हमें इतने तक में तो सीमित नहीं रखे हैं ना, काम आप कितना बढ़ा रहे हैं, तो आप इसकी सेवा भी उतना ही बढ़ाइए ना आप, और इसका खर्चा भी आपने नहीं दे रहे हैं। जो इसमें ऑनलाइन नेट लग रहा है, इतना महंगा नेट हो गया है, स्वास्थ्य विभाग भी हमें कुछ नहीं दे रहा है इसके बाद। एक सारा दिन हम लोग पूरे क्षेत्र में घूमते हैं, 150 कर करते हैं, वो हमें सिर्फ 75 रुपए देते हैं एक दिन घूमने का। इसके बाद हम तहसील चलते हैं, वहां पर हमसे पूरा सर्वे कराया जाता है। 1337 हमारे पास क्षेत्र में सदस्य है, उनका सर्वे हम करते हैं। नए लाभार्थी जोड़ते हैं, जो 18-19 के होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं 80+ के, उनको हम हटाते हैं। जो और भी लोग होते हैं उनको हम जोड़ते हैं। हमारे पास बहुत काम है, उसके लिए हमें सिर्फ 500 रुपया दिया जाता है। तो ये हमारी दशा बड़ी निंदनीय है। हम मेहनत तो हमें बहुत ज्यादा लिया जाता है, लेकिन हमारा खर्च नहीं चल पाता। अरे भाई, हमारे भी तो बच्चे हैं, हमें भी तो शौक है कि हम अपने बच्चों को बहुत ऊपर ले जाए, डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए। उसके लिए हमें कहाँ पढ़ाए, सरकारी स्कूल में पढ़ा के बने। हमें भी शौक है हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़े। तो जब हमारी इनकम कम होगी, हमारी इनकम उतनी नहीं होगी, तो हम कहाँ से अपने बच्चों को अच्छा बना पाएंगे। पहली चीज ये है। अब दूसरी चीज, हम चलते हैं अपने क्षेत्र में, जो हम मोबाइल के माध्यम से हम काम करते हैं। पहले हमें आधार कार्ड नहीं लेना था, ऐसे ही हम बच्चों को अंकित 3 साल का हुआ है, उस समय आधार कार्ड उनका कहाँ बना था मुझे नहीं पता। अब इन्हें फुर्सत नहीं है या काम पे गए हैं, मजदूरी करते हैं। जब क्षेत्र में हम बहुत से गरीब लोग से ऐसे मिलते हैं, जब ये जाती है वहां तो 100 रुपये लगता है आधार कार्ड बनवाई। जो अपने खाने के मोहताज है, जो 100 रुपये दिहाड़ी या 50 रुपये दिहाड़ी पे अपने बच्चों को लेके आता है कमा, वो 100 रुपये का आधार कार्ड नहीं देगा तो बहुत, उसके लिए बहुत बड़ी बात है कि नहीं। तो ये एक समस्या है, आधार कार्ड नहीं बना तो बहुत कहते। अब जब तक इनका आधार कार्ड मोबाइल में नहीं फीड होगा, तब तक उन्हें राशन नहीं मिलेगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा, राशन नहीं मिलेगा। हम अपने मोबाइल पे इनका आधार कार्ड, जितने बच्चे अंकित होंगे, सिर्फ उन्हीं का पुरस्कार आता है। और कहीं कहीं क्षेत्र में ऐसा है कि आधार कार्ड पे गर्भवतियां अंकित है और बच्चे अंकित है, उसके बाद भी उनके पास कम राशन आता है। 13 गर्भवतियां फीड है, राशन आता है 1 गर्भवती 2 गर्भवती का, उसका हमें क्षेत्र में सामना करना पड़ता है। लाभार्थी आता है, हमें इतनी बातें सुना के जाता है, घर ले आओ, तुम अपने खा ले, क्या कर ले, कर ले। अब हम उनका श्राप ले एक ही, और हमारी ये बात कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। और हम उनसे कहते भाई देखो कम ही आया है, या चलिए हमारे पास 13-14 है तो हमें 8 का या 9 का आया है, तो हम सोचें कि इनको हम बराबर मात्रा में राशन दे दे और सबके पास पहुंच जाए। नहीं, उनको पूरा 3 महीने का चाहिए। 3 महीने का आता है, 4-4, 5 महीने हो जाते हैं और वहां से 3 महीने का आता है। अब इन्हें चाहिए मैडम जी 5 महीना होगा, तुम हमें 5 महीना का राशन दे। हम कहाँ से दे भाई, अपने घर से दे। 5 महीना वो हो गया और प्लस जो हमारे लाभार्थी हैं उसमें कम राशन है।
अब हम कैसे मैनेज करें? ये हमारी चुनौती है। हम चाहते हैं हमारा तो क्षेत्र आप इसको अपने फोन के माध्यम से ये सूचना सरकार तक, प्रशासन नहीं तक दे पहुंचा नहीं पाते? नहीं दे पाते। अब ये मीटिंग हुई, अभी सर नहीं आए थे, तो ये बताया गया कि आपका जो राशन जितना आता है उतना आप अपने मोबाइल में डेटा करें। लेकिन बस वही बात कि जब ज्यादा जिसको मोबाइल चलाना नहीं आता है तो कहाँ तक पहुंचेगा। हम इतना सीख लिए हैं कि हम इसमें वजन कर देते हैं, बच्चे फीड कर ले रहे हैं, हम अपना केंद्र उपस्थित लगा सकते हैं। ठीक है, जो पढ़ी लिखी हैं वो थोड़ा सा वो भी सीखेंगे अपने बच्चों से। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं या मैडम, हमें इस बात की हमको भी कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती, कुछ भी नहीं सिखाया कि मोबाइल में आप कैसे करो। हम लोग अपने बच्चों से सीख के पूछ के, जैसा यहाँ खोलो वहाँ खोलो, कोई बाबू को नहीं हमारे ये मोबाइल के बारे में हमको बता दे। तो बस हमारी भी स्थिति वही वाली, जितना हमें थोड़ा थोड़ा जो सरल था हमारे लिए वो हमें सिखा दिया गया है और हम उसके माध्यम से अपना काम करते हैं। बहुत आपकी बातों को सुन करके आप ये और बोलना चाहिए। हाँ, और इसके बाद हमारी सबसे बड़ी बात है कि हमारा मानदेय बहुत कम है। सबसे बड़ी बात है हमारा मानदेय बहुत कम है, और हम जिस कहीं अलग विभाग में लगते हैं वहां भी हमारा मानदेय कम है। ये हो तो चलो बात दूसरे विभाग से हमें कुछ मिल जाए तो हमारे ये बराबर बैलेंस हो जाए, तो वो भी नहीं हो पाता, वहां भी हमें बहुत कम दिया जाता है। और हमारी भी बहनें हैं जो मोबाइल नहीं चला पाती, बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जी, तो वो एक दूसरे के पास बैठ के हम लोग उनको बताते हैं कैसे करना, फिर हम लोग मोबाइल बताते हैं ऐसा करो वैसा करो, लाइन फिर लिए रहते हैं और ये मोबाइल खोल के उनको बताते हैं, तब वो कर पाते हैं। यही समस्या है मोबाइल वाली। और इसके बाद हमें रजिस्टर में भी करना है, अपना रजिस्टर आप कंप्लीट कर लीजिए। मोबाइल में तो है डेटा जो उसका मान नहीं है, अगर निरीक्षण होता तो आपका रजिस्टर क्यों नहीं पूर्ण है, ये वाला भी है। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत धन्यवाद ममता जी। हमको ये चीजें समझ में आई जब बात फोन की टेक्नोलॉजी की आ जाती है, तो बहुत ऐसे लोग बात करते हैं कि आजकल फोन चलाना तो बहुत आसान हो गया है, छोटे छोटे बच्चे भी चलाना आसान है, लेकिन जो इसमें कार्यक्रम है वो चलाना कठिन है। हाँ, वही मैं कहने वाली थी कि मतलब कि ये कहना कि फोन आजकल छोटे बच्चे भी चला लेते हैं, वो बहुत स्मार्ट होते हैं, वो मतलब कि हम लोगों से भी ज्यादा स्मार्ट होते हैं वो, तो ये कहने की बातें हैं। तो रील चलाना, क्या यूट्यूब चलाना, फेसबुक चलाना सबको आता है, लेकिन एक तरह से काम करना मोबाइल पे वो बहुत सिखाने की जरूरत है, उस पर ट्रेनिंग देने की जरूरत है, उसको बताने की जरूरत है। और इसमें कोई हर्ज नहीं, हम सब जानते हैं और अपनी रिपोर्टिंग से हम तो और भी इन पर बहुत गहराई से रिपोर्टिंग करें, जाने हैं कि जो काम है, और जब से ये सारा काम डिजिटल हुआ है तो काम 2 गुना 3 गुना 4 गुना बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। उससे हो सकता है आगे आसान हो, सरकार जिस तरह से हो सकता है कि कोशिश कर रही थी, ये काम अभी शुरू हुआ है तो अभी बहुत ज्यादा हो सकता है, धीरे धीरे ये आसान हो जाएगा, जब पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा, काम करना भी आने लगेगा तो वो आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से शायद कोशिश में है, और हम जहाँ पर हैं वहाँ पर उम्मीद है कि कुछ स्थिति सुधार होगी, और तभी तो हम इस तरह के राउंड टेबल पर आकर के इस तरह की चर्चा कर रहे हैं कि हम जो जहाँ पर भी चुनौतियाँ हैं इन पर हम किस तरह से निपट सकते हैं, इन पर चर्चा करके, बात करके, मीडिया में लिख के, या डॉक्टर को बता करके, प्रशासन को बता करके भाई हमारी ये चुनौतियाँ हैं, आप इसमें काम करिए, उसका कुछ निदान निकालिए। तो ये सब है। अब मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ, और यहाँ पर इस मंच में सारी महिला ग्रुप है और हमारे एक भाई भी हैं तो हम जब ये बात करते हैं यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कि स्वास्थ्य और नारीवादी और ये सब जब बात करते हैं, और मैंने एक बात बोली कि नारीवादी की का मतलब यही नहीं होता सिर्फ महिलाओं से जोड़ लेना। कुछ उसी उद्देश्य के साथ हमारे महेंद्र जी हैं जो नरेंद्र क्षेत्र में काम करते हैं, और जब एक और उनका जो काम है, जो थोड़ा बहुत मैंने समझा, उनसे बातचीत करी है
कि वो खासकर महिलाओं लड़कियों के स्वास्थ्य को लेकर के काम करते हैं। तो जब इस तरह से बात होती है कि आप ये भी ना कह दीजिएगा कि प्रशासन में बहुत पुरुष है, मैं मानती हूँ उसको डिपार्टमेंट है जो पुरुष ही काम करते हैं वो सब है, लेकिन एक एनजीओ के थ्रू और फिर महिलाओं लड़कियों के लिए काम करना वो बहुत यूनिक हो जाता है। तो कुछ बहन जी ऐसा ही काम कर रहे हैं, महिलाओं लड़कियों किशोरियों के लिए वो स्वास्थ्य को लेकर के काम करते हैं, जहाँ उनका फोकस है ये भी कह सकते हैं। तो आपकी संस्था जो है जिस भी क्षेत्र में काम करती है वो स्वास्थ्य से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या या चुनौती किस तरह के फेस करती है? शुक्रिया वीरा जी और खबर लहरिया टीम को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आमंत्रित करने के लिए। और मैं अपनी बात जो है जो पैनल में बाकी साथियों ने रखा उसी से जोड़ करके कहूँगा। एक तो हम नरैनी ब्लॉक के कालिंजर क्षेत्र में लड़कों और पुरुषों के साथ, लड़कियों और महिलाओं के साथ में भी काम करते हैं और अपने काम का असर लड़कियों और केवल महिलाओं की जिंदगी में देखना पसंद करते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आ रहा है, हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है। और दूसरा ये कि जब पुरुष काम करते हैं तो वो कैसे एक साथी के तौर पे, एक पार्टनर के तौर पे वो अपने घर में और सामाजिक जीवन में निकल के आते हैं, वो महत्वपूर्ण है। तो मित्र बुंदेलखंड करके संस्था है, लैंगिक समानता, महिला हिंसा और स्वास्थ्य, ये हमारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम काम कर रहे हैं। तो अभी जो मैं बात सुन रहा था, निश्चित तौर पे इन सारे बातों में समुदाय, आप लोगों ने फिल्म भी देखा, फिल्म में मैं देख रहा था कि जो आशा बहू है वो वास्तव में बहू भी हो सकती है, गांव की बेटी भी हो सकती है। बहू होना और बेटी होना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण है। फिर उसमें महिला भी है, वो दूसरे गांव से आई हुई महिला है। आप देख रहे थे वो कैसे सिर ढके हुए बात कर रही है। अच्छा लगता है कि आप लोग जो है सिर में अभी पल्लू नहीं है, लेकिन जब हम गांव में जाते हैं वहां के रिश्ते नातेदारी अलग होती है और वहां पे उन लोगों के बीच में काम करना ये अपने आप में एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। फिर पुरुषों की सोच, चूंकि इस पितृसत्तात्मक व्यवस्था में, इस परिवारों में हम भी जिए हैं, पुरुष कैसे बात करते हैं सीखने को आपने बताया कि हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं। अगर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत आती है हम भी सीखते हैं। क्या हम अपनी पुरुष होने के नाते, मैं अपनी बेटी से सीखने के लिए, अपनी पत्नी से सीखने के लिए तैयार हूं? हम सिखा सकते हैं, महिलाएं अपने पतियों को सिखा सकती हैं, बेटों को सिखा सकती हैं, लेकिन क्या वो सीखने के लिए तैयार हैं? उनको कुछ नहीं आता लेकिन वो आपको सिखाएंगे, वो आपको ताने मारेंगे। गांव में जाने पे भी आप जिस भी आशा के तौर पे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के तौर पे, टीचर के तौर पे, जिस भी रूप में आप काम कर रहे हैं, तो पुरुषों के ताने झेलते हुए, लोगों के ताने झेलते हुए आप बैग लेकर के निकलते होंगे, जब गांव में जाते होंगे स्वास्थ्य सेवाओं को देने के लिए। परिवार के लोग कैसे बात करते हैं? जब हाथ में फोन लेके जाते हैं, फोन लेके जाते हैं, फोन लेके जाना और एक थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बात करना, इन चुनौतियों को कौन समझने वाला है? पुरुष कैसे कमेंट करते हैं? और आपकी उम्र तो बहुत मायने रखती है। तो मैं कह रहा हूं कि आप लोगों ने एक समस्या रखी, एज ए सर्विस प्रोवाइडर, सेवा प्रदाता के तौर पे किस तरीके की चुनौती आ रही है, लेकिन जो सामाजिक चुनौतियां आ रही हैं महिला होने के नाते और महिला कार्यकर्ता होने के नाते, वो कई बार महिलाओं को और भी जोखिम की स्थिति में डाल देता है। मुझे लग रहा है डिजिटल की भी बहुत सारी
सीमाएं हैं और वो यहाँ पे निकल के भी आई है कि हम काम करते हैं, रिपोर्टिंग में मददगार है, हमारा समय बचत होता है, लेकिन अगर हमारी सुरक्षा का मामला है तो वो हम बात किससे करेंगे? वो बात हमारी कौन सुनेगा? क्या हमको मदद मिल पाएगी? शायद नहीं। मुझे लग रहा है नेशनल लेवल पे जो है स्वास्थ्य को लेकर के एक हेल्पलाइन भी नंबर भी है। क्यों नहीं पीएससी लेवल पर, सीएचसी लेवल पर इस तरीके की व्यवस्थाएं हों जहां पे जो हमारे आशा कार्यकर्ता है, इनम है, आंगनबाड़ी है, वो मदद ले पाए। और दूसरा, आप केंद्र पे जाते, आपने कहा आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जाते हैं, उनके रुकने के लिए व्यवस्थाएं नहीं है। रात में रुके तो रुके कहां? कुपोषित बच्चों को लेके जाते हैं। मैं भी गांव में जब उन लोगों के साथ में मिलता हूं, बातचीत करता हूं, हमको भी समझना पड़ता है कि एक तरफ गांव स्तर के जो लाभार्थी समूह है उनको स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाए, लेकिन आपकी क्या समस्या है, आपकी चुनौती क्या है, वो समुदाय कैसे समझ करके आपका सहयोग कर पाए, ये भी हमारी एक चिंता का विषय होता है कि कैसे ये तालमेल बन पाए, किशोरियों को कैसे आपकी सेवाएं मिल पाए। आजकल किशोर लड़के और लड़कियां टेक्नोलॉजी को एंजॉय करना सीख गए, जहां पे नेटवर्क की सुविधा है। अगर आपने मोबाइल का इस्तेमाल करना सीखा है, आप एंजॉय करने लग जाते हैं, आपको सीखने की प्रेरणा मिलने लगती है, आपका बटन जो है कुछ और भी जानने की कोशिश करता है। वो इसी तरीके से है कि अगर हमने तय किया कि हम हिंसा नहीं करेंगे, तो हिंसा अपनी पत्नी के साथ हो, बेटी के साथ में हो, घर में किसी के साथ हो, या गली सड़क चौराहे पे हो, अगर हम नॉन वायलेंट वे सीख गए तो हम हिंसा किसी के साथ में नहीं करेंगे। प्यार करना सीखा है तो सबके साथ में करेंगे। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर हेल्थ के सेक्टर में हम सीख गए तो हम खुद ही कोशिश करेंगे कि और चीजें क्या है, और उसका इस्तेमाल आज हमने देखा है ग्रामीण क्षेत्रों में लड़के और लड़कियां, जो नए लड़के और लड़कियां हैं वो कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी लिमिटेशन है। मोबाइल हाथ में है, मैंने कहा कि अगर आप किसी सेवा प्रदाता लाभार्थी का फोन आया, वो पुरुष है और आप फोन पे बात करते हैं, स्वाभाविक तौर पे हंसता हुआ चेहरा सबको अच्छा लगता है, रोता हुआ तो किसी को नहीं अच्छा लगता। और ये कई बार हमने देखा है जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी है, जो यंग है, उनके लिए मुसीबत भी बन जाता है कि क्या हंस हंस के बात कर रही है, किससे बात कर रही है, तो अपना काम कर रही है। वही चीज लड़कियों के साथ में भी है। इसलिए इस टेक्नोलॉजी पे उनका एक्सेस नहीं है, पहुंच नहीं है, रोका टोका जाता है, उनको दिया नहीं जाता, जिसकी वजह से वो इस तरीके के तकनीकी चीजों के से सीखने से वंचित हो जाती हैं। तो मुझे लग रहा है टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है हम सबकी जिंदगी के लिए, अपने काम को आसान बनाने के लिए, लेकिन इस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए बहुत मिथक हैं, लोगों की सोच गलत है, अभी लोग इसके लिए तैयार नहीं है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। मैं खास करके पुरुषों की बात कर रहा हूं, एक पिता होने के नाते भी, एक पति होने के नाते भी, ये सारे मेरे अपने खुद के भी अनुभव है, क्योंकि मैंने अपने ही घर में जब अपनी बेटी को फोन दिया, जब अपनी पत्नी को फोन दिया, तो उनको किस तरीके से मेरे परिवार और मोहल्ले वाले सिखाते हैं, ताने मुझे मारते हैं कि इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये पता नहीं क्या हो गया है। तो मैं समझ सकता हूं कि ये एक अलग तरीके की चुनौतियां हैं जब आप समुदाय स्तर पे काम करते हैं। तो निश्चित तौर पे मैं इसका पक्षधर हूं, इसकी अपनी सीमाएं हैं, उन सीमाओं से हट करके सीखने की जरूरत है। और टेक्नोलॉजी का विकास ऐसा हो, ऐसे ऐप्स हो स्वास्थ्य विभाग में भी जो आशाओं की सुरक्षा के भी फेवर करते हो, वो अपनी बात रख सकते हो। एक पक्ष ये है, शायद इसके और भी अभी दूसरे पक्ष हैं जिनको आगे हम चर्चा करेंगे। वही रख सकते हैं। बहुत धन्यवाद, और बहुत अहम बातों पर आपने चर्चा करी, और जिन पर हम भी बहुत बात करते हैं कि जब कोविड आया था 2019 में, उस समय एक ये था कि सारा चीजें टेक्नोलॉजी हो गई। अब सबसे ज्यादा शिक्षा को इसमें जोड़ा गया, सारे स्कूल बंद और पढ़ाई होगी तो वो मोबाइल के जरिए होगी, ऑनलाइन होगी। अब जब ऑनलाइन क्लासेस हुई तो फिर उसमें हमने कवरेज करी, देखा कि लड़कियों की शिक्षा कहाँ पर है। हमने पाया कि बहुत सारी लड़कियां घर में बैठ गई हैं,
या उनको अगर मोबाइल है तो बहुत कम दिया जाएगा, कुछ सीमित समय के लिए दिया जाएगा, कोई आकर खड़ा रहेगा कि क्या देखा जा रहा है। तो वो वाली भेदभाव की जो बात यहाँ पर आपने करी, तो वो लड़कियों के लिए हर क्षेत्र में, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, हर जगह पे दिखती है। मैं आगे बढ़ती हूँ और फिर से मैं अर्चना जी सबको सुन करके उनके मन में बहुत सारे ऐसे कि इनका भी जवाब देना, इनका भी देना, इनका भी देना, तो जरूर से आपके पास फिर से मैं आती हूँ और आपसे जो भी आपने अभी नोट डाउन किए हैं सबके सवालों पर आप प्लीज उनको बात कर सकते हैं। थैंक यू मीरा जी। जवाब नहीं, एक तरीके से डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन चल रहा है। तो चूंकि स्वास्थ्य विभाग से एज डॉक्टर मैं यहाँ पर हूँ, तो मुझे जो पक्ष, मेरा जो पक्ष लगता है वो मुझे रखना यहाँ पर पड़ता है। देखिए, ऐसा है कि जब टेक्नोलॉजी के यूज की बात होती है तो कोई भी चीज है तो उसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स होता है। तो यदि कोई या व्यक्ति भी है, हम भी हैं, तो हम भी सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ माइनस या नेगेटिव सब में होता है। तो यदि हम ये देखें कि नहीं उसका ये नेगेटिव है तो हम उसका पॉजिटिव या सदुपयोग नहीं करें, तो ये तो मुझे लगता है गलत होगा, उसके साथ अन्याय होगा। दूसरी बात जहां तक रही, अभी मैं आरती जी को, ममता जी को सुन रही थी, तो हमारी आशा और आंगनवाड़ी और एएनएम, ये तीनों जो ट्रिपल ए हैं, ये किसी भी योजना के लिए, और आशा और एएनएम तो स्वास्थ्य विभाग की ही हमारी महत्वपूर्ण कड़ी है, तो ये किस स्वास्थ्य ग्रामीण स्तर पर हमारी योजनाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इनको डिजिटलाइजेशन जैसे जिस प्रकार से किया जा रहा है, मोबाइल ऐप दिए जा रहे हैं, मैं समझ सकती हूँ कि सीखने में थोड़ी दिक्कत होती है शुरुआत में। हम लोगों के हाथ में भी, हम लोग पढ़े लिखे हैं, उसके बाद में जब मोबाइल आया तो शुरू में सबको दिक्कत हुई, एकदम से कोई नहीं सीख पाता है, ना माँ के पेट से कोई सीख के आता है। लेकिन हमारे यहाँ हमारे कहा भी गया कल्चर में, करत करत अभ्यास के जड़ में होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर होत निशान। तो उम्र कोई बाधक नहीं है, आप किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं। और जब निरंतर हमको उसको सीखना पड़ता है, या जब सीखते हैं, जब हमारे कार्य में आ जाता है, तो एक ना एक दिन ऐसा आता है कि हमें उसमें सफलता प्राप्त होती है। और चूंकि जैसे अभी ममता जी ने कहा और इन्होंने आरती जी ने कहा कि जब इस कार्यक्रम की एनआरएचएम में शुरुआत हुई, जब आशाओं की नियुक्ति हुई, तो या हम कहें कि स्वास्थ्य विभाग भी हम जब पहले समय ले लें, तो उस समय इतना डिजिटल का नहीं था, किसी भी क्षेत्र में नहीं था। लेकिन मैंने जैसे आपको कहा कि हमारा विभाग ऐसा है कि नित्य नए दिन यहाँ खोज हो रही है, तो हमको, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डिजिटलाइज हों। और चूंकि आशा और एएनएम हमारी बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, तो इनको भी डिजिटलाइज करने की बहुत आवश्यकता है, तभी हम एक सही मायने में ग्रामीण क्षेत्र पर अपनी सुविधाओं का लाभ पहुंचा पाएंगे। मैं सबसे पहला पॉइंट, जैसा अभी मुमताज जी ने कहा था कि सबीना जी ने कि मैं थोड़ा कंफ्यूज रहती हूँ, तो मेरे वर्ड्स देखिए, स्वास्थ्य की देवी कहने से मतलब मैंने कोई ऐसा नहीं, किसी उसको गलत वे में मत लीजिए। ये एक मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, आईएएस का स्टेटमेंट है, हमारे आशा सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि हम इनको स्वास्थ्य की देवियां मानते हैं। ये एक पॉजिटिव वे में कि आप एक बहुत पुण्य का अच्छा काम कर रही हैं। हमारी गवर्नर मैडम आई थी, जो वर्तमान गवर्नर है, उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को वो हमेशा कहती है कि आप माँ यशोदा की तरह हैं, क्योंकि यशोदा ने तो एक कृष्ण को पाला था, पर आप कितने कृष्ण पाल रही हैं, कितनों का स्वास्थ्य का ध्यान आप रख रही हैं। अपने बच्चे को पालना आज के जमाने में कठिन है, लेकिन आप दूसरों के बच्चों को निस्वार्थ भाव से वही काम हमारी आशा कर रही है। आपने कहा कि 2-2.5 महीने जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म हुई, यूपीटी पॉजिटिव आया, वैसे हमारी आशा कार्यकर्ता की जिम्मेदारी शुरू। घर में खुशखबरी आई कि आप प्रेग्नेंट हैं, हमारी आशा ने और आंगनवाड़ी ने उसके स्वास्थ्य की चिंता करना शुरू कर दिया। अब आप देखिए, सरकार का काम वहां से शुरू है। फर्स्ट स्टेप पे हमारी आशा आंगनवाड़ी है, जहां गर्भवती महिला हुई उसके पोषण का, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारे विभाग ने या हमारी सरकार ने शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया है कि एक स्वस्थ बच्चा, स्वस्थ गर्भवती। मैं फॉर एग्जाम्पल देना चाहूंगी। पहले हमारे यहाँ कितनी मात्र मृत्यु दर थी, मैटरनल डेथ डिलीवरी के समय हो जाती थी, क्योंकि इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, हमारी आशा नहीं थी, हमारी आंगनवाड़ी नहीं थी। बहुत इंपॉर्टेंट काम है इनका। तो रूट लेवल पे मैटरनल डेथ होती थी,
10-12 बच्चे होते थे। आप अपने एक या दो पीढ़ी पहले जाएं तो आप देखें, अपनी दादी वादी को यदि एग्जाम्पल देखें तो 10 और 12 बच्चे होते थे, उसमें से 2-4 बच्चे की कैजुअलिटी हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी। वो उसका कारण ये था कि हमारा स्ट्रक्चर या हम इतने डिजिटलाइज नहीं थे। अब जब हमारी स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ रही हैं, हमारी आशा और हमारी एएनएम परिपक्व हो रही है, तो हमने देखिए मैटरनल डेथ भी कम की, मातृ मृत्यु दर कम हुई, शिशु जो जन्म दर है वो बढ़ी, शिशु मृत्यु दर भी कम हुई। अब यदि 2 बच्चे हैं तो हमारा ये प्रयास है कि वो 2 बच्चे सुरक्षित हों, उनकी माँ, गर्भवती माँ जो है वो भी सुरक्षित हो, क्योंकि हम फर्स्ट डे से उसका केयर कर रहे हैं। तो भारतीय परंपरा, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारा कल्चर कह रहा है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, परंपरा है। तो मैं उसी को कह रही थी, उसको अदरवाइज ना लिया जाए। आपने कहा अभी एक चीज आई थी कि जैसे जो हमारी आशाएं जो काम नहीं कर पा रही है, तो ऐसी आशाओं के लिए हम लोग क्लस्टर वाइज मीटिंग करते हैं, जिसमें जिन आशाओं को काम करने में दिक्कत हो रही है उनका डाटा मंगा लिया जाता है, क्योंकि ऑन पेपर वर्क तो वो पहले से कर रही है, ये उनकी सहूलियत के लिए बनाया गया। आज आपको काम सीखने में दिक्कत हो रही है, लेकिन पेपर वर्क एक दिन जाके खत्म हो जाएगा। आज आपको दोनों वर्क इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आपका मोबाइल पे पूरी तरीके से काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए आपके पास पेपर वर्क भी होना चाहिए, ताकि हम यदि उसको करवाना चाहें तो किसी और से मोबाइल पे करवा सके। तो क्या हुआ कि क्लस्टर वाइज मीटिंग जो हम करते हैं उसमें हमने जिन आशाओं को प्रॉब्लम है उनको बिठाया, और एक जो हमने बताया ब्लॉक लेवल पे हमारे बीसीपीएम है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीसीपीएम है, वो उनकी हेल्प करेंगे। आशा संगिनी है, ये मुझे लगता है आरती जी ज्यादा अच्छे से बताएंगे, कितनी आशाओं पे एक आशा संगिनी है आपकी? देखिए 6 आशा पे भी 6 आशाओं पे वो डिपेंड करता है। एक आशा संगिनी है, जहां जिसको दिक्कत होती है उसको वो हेल्प करेंगे। आपने कहा कि टेक्निकल स्टाफ मतलब होना चाहिए, तो आपको हम बता दें कि हर गांव में तो नहीं, लेकिन कुछ गांव में हमारे सीएचओ हैं। सीएचओ बिल्कुल नई जनरेशन है, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर आए हैं, वो अभी नई जनरेशन है, अभी आज की पीढ़ी है, वो पूरी तरीके से आभा आईडी और आपका जो आयुष्मान भारत, ये दोनों भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। आप देखिए, अभी आप एग्जांपल दे रहे थे आधार कार्ड के लिए कितना परेशान होना पड़ता है, लेकिन हमारी आशा देहरी पर दवाई की सच्चाई, आपके देहरी पर जाके सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक बैठ के आयुष्मान कार्ड बना रही है। हमारी आशा आपकी देहरी पर बैठ के आभा आईडी बना रही है। हाँ, तो अब हाँ वही मैं बता रही हूँ कि आयुष्मान कार्ड में देखिए 5 लाख तक का निःशुल्क उपचार हम हर व्यक्ति को दे रहे हैं। आभा आईडी में मैंने आपको बताया, ये भी डिजिटलाइजेशन का ही फायदा है कि एक व्यक्ति का पूरा रिकॉर्ड, हेल्थ रिकॉर्ड उसमें आ जाएगा। आपने कब इलाज कराया, कौन से डॉक्टर ने क्या दवाई दी, किसी भी डॉक्टर को जरूरत है आप उठा के खोल के रिकॉर्ड देख लीजिए। आप कई बार हम लोग जाते हैं, हमारी आशाओं बहनों को दिक्कत होती है, उनका टीकाकरण कार्ड नहीं मिलता कि आपके कौन से टीके लगे, बच्चे को कौन से नहीं लगे, नहीं जानकारी मिलेगी। आपने ऑनलाइन कर दिया, आपके पास वेटिंग हो गई कि ये टीका इसको लग चुका है, अब ये टीका लगना है। दूसरी बात हम कहेंगे, हमारे सीएचओ है, एएनएम है, एएनएम भी उसी मतलब एक एएनएम आपके साथ होती है 2-3 आशाओं पे, तो वो भी यदि कहीं दिक्कत है तो आशाओं की हेल्प करती है। और आभा आईडी और आयुष्मान कार्ड मैंने बताया, ये हमारी पूरी की पूरी तरीके से ये डिजिटल जो बनाने के लिए हम लोग कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। इसमें पूरा का पूरा आशाओं का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, ताकि हम सभी को इन दोनों योजनाओं का लाभ दे सके। और मैं एक चीज और इसमें ऐड करना चाहती हूँ, हमारी पीएससी लेवल पर जो अपडेशन हुआ है, आप ये देखिए सीबीसी मशीन आई है। पहले हमारे यहाँ सीबीसी कंप्लीट ब्लड पिक्चर नहीं होता था प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल पे, आप सिर्फ हीमोग्लोबिन की जांच या खून की जांच करा पाते थे। अब पूरा का पूरा आप बाजार में उसका रेट पता करिएगा, प्राइवेट में कितना लगता है। सरकारी स्तर पर गांव पीएससी लेवल पर आपका सीबीसी कंप्लीट ब्लड पिक्चर हो जाएगा और वो फ्री है। तो ये डिजिटल मशीन ही आने से हमको लाभ मिला है, और ये हमको क्या ग्रामीण क्षेत्र पर लाभ मिल रहा है। दूसरा, हमारा जो स्टोर होता है दवाओं का, पहले क्या होता था, जब दवाइयां किसी अस्पताल में आपने सुना होगा यहाँ पर ये कमी हो गई, अब पूरा किसी भी स्टेट, हमारे स्टेट में कोई भी व्यक्ति कहीं से जो हमारे मतलब डिपार्टमेंट के, वो देख सकते हैं कि इस पीएससी पे पैरासिटामोल का कितना स्टॉक है। आप समझिए इस चीज को, यदि वो दवा वहां कम है, बुखार की छोटी सी दवा, मैं पैरासिटामोल का एग्जांपल दे रही हूँ, तो वहां पर आपने ऑनलाइन यहाँ से भेजा कि आपके पास इसकी आवश्यकता है, वहां से अप्रूवल आ गया, आप स्टोर पे जाइए, आप दवाई ले आइए।
पहले आपको यहाँ से एप्लीकेशन बना के भेजना पड़ेगा, फिर वहां से अप्रूवल आएगा, फिर आप दवा लेंगे। तो जो हमको सप्ताह या महीने जिन कामों में लगते थे, अब उन छुट्टी बजाते क्विक सेकंड्स में वो काम हो रहे हैं। दूसरा, आपने देखा होगा पहले हम लोग ब्लड प्रेशर आप लोगों ने सब नपवाया हो, तो मर्करी वाला हमारा ब्लड प्रेशर होता था, मशीन होती थी, आप एक एक्सपर्ट डॉक्टर या एक्सपर्ट जो हमारे पैरामेडिकल होते थे वही बांध पाते थे और स्टेप को लगा के फिर वो चेक करते थे, फिर आप पूछते थे डॉक्टर साहब कितना है ब्लड प्रेशर, ऐसे क्वेश्चन। अब आप खुद जब से हमारा डिजिटल बीपी इंस्ट्रूमेंट आया है, पीएससी पे भी आया है, तो हमारी आशाएं खुद काफ बांध के और उस मॉनिटर को देख के आप चेक कर सकती हैं कि ये हमारी गर्भवती है या हमारा जो भी मरीज है उसका ब्लड प्रेशर कितना है। ऐसे ही हमारा अल्ट्रासाउंड का मैं आपको बताना चाहूंगी, ये भी अब तो रोबोटिक सर्जरी आ गई हमारे यहाँ, तो मतलब एक तरीके से आप देखिए मेडिकल ने कितना इस फील्ड में टेक्नोलॉजी में अपना आगे बढ़े हैं। तो हमें नहीं पता चलता था जो गर्भस्थ शिशु है उसका वजन कितना है, बच्चेदानी के अंदर पानी कितना है। आपने सुना होगा कि जो नॉल होती है वो उसके गले में फंसी होती है, तो ये सब चीजें अल्ट्रासाउंड में आ जाता है। हमारी आशाएं बता देती है कि ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, फिर उस हिसाब से उसको हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज जहाँ भी है उसको हम रेफर करते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं इस चीज का हमें जो है फायदा मिलता है। दूसरी चीज एएनएम की जो ट्रेनिंग होती है, जो हमारे विभाग की जो आशाएं हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है। जो एएनएम की जब भर्ती होती है उसके लिए जो ट्रेनिंग कराते हैं, तो जो हमारी आशाएं हैं उनको एक प्रकार का इसमें महत्व दिया जाता है, आशाओं को पहले लिया जाता है एएनएम की ट्रेनिंग के लिए। तो एक तरीके से हम उनको आगे भी स्कोप खुल रहे हैं और आगे उनके लिए हम स्किलफुल आशा से वो एएनएम बनने में उनको पहले प्रायोरिटी दी जाती है। एक दूसरे व्यक्ति को बाद में लिया जाएगा, पहले जो हमारी आशाएं हैं उनको महत्व दिया जाता है। दूसरी बात, अभी एक बात आई थी, महेंद्र जी ने कहा कि आशाएं जो है वो गांव की होती हैं, तो उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है गांव में काम करने की, लेकिन जो इस योजना का जो उद्देश्य है वो गांव की बहू या गांव की बेटी इसीलिए रखी जाती है ताकि उसको उस गांव में अपने परिवेश में कोई उसका चाचा लगता होगा, कोई उसका भैया लगता होगा, कोई मतलब कहीं ना कहीं से परिवार में सब जानकारी रहती है। 1000 मुझे लगता है आबादी पे शायद हमारी एक आशा रहती है, तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिश्ते में वहां लगती है, लहुरी लगती है, भौजी लगती है। तो एक सुरक्षा की भाव उसी गांव में उसको काम करना है, तो अपनापन का भाव एक गांव में उसको रहता है, तो उसको आसानी हो, इसीलिए आशा चयन में एक चीज ध्यान रखी जाती है कि वो उसी गांव की हो। दूसरे गांव की आशाओं को उसमें नहीं मौका मिलता है, अवसर उसी को दिया जाता है जो उस गांव की निवासी हो, ताकि उसको उस काम में करने में सफलता हो। दूसरी बात, मैं जैसे डिजिटलाइजेशन की बात हो रही, तो वुमन हेल्पलाइन नंबर है हमारे, और जैसे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं या पीएससीज है, वहां पर सब जगह हमारा जो वो बना हुआ है, आशाओं का जो काम होता है वो एक तरफ से मानदेय आपका कोई निर्धारित नहीं है। तो जितना आप काम करेंगे, जितना आप फीडिंग करेंगे, जितना आप अपने काम को, उस हिसाब से फिर आपका मानदेय बनता है। तो इस वजह से इनका काम इनको दिखाना पड़ता है, तब आपका मानदेय उस हिसाब से बनेगा। और सरकार प्रयास कर रही है, अभी स्वास्थ्य बीमा शायद आपका स्टार्ट हुआ है, 6 लाख तक का बीमा मुझे लगता है आशाओं के लिए, हमारे लिए स्टार्ट हुआ है स्वास्थ्य बीमा। और भी कई योजनाएं हैं, तो जो इनकी डिमांड्स होती हैं उसके लिए उस पर चिंता भी होती है और उस पर चिंतन भी होता है और उसमें प्रयास भी निरंतर कर रही है। और आपने कहा था जैसे जो भी काम होते हैं उसके लिए इनका अलग से, हर काम के लिए अलग से मानदेय है। कुपोषित बच्चा यदि आप भर्ती करा रहे हैं एनआरसी में, कुपोषण पुनर्वास केंद्र में, तो उसके लिए भी हमारे आशा और आंगनवाड़ियों को अलग से उसका जो मोटिवेशनल राशि जो कहा जाए वो मिलती है। और मैं अपना पर्सनल बता दूं, व्यक्तिगत रूप से यदि हमें कोई आशा या आंगनवाड़ी ये कॉल करती है कि इस गांव में ये बच्चा है, हम अपने जो गवर्नमेंट की जो गाड़ी है वो लेकर उस गांव तक जाते हैं, उस आशा को और उस लाभार्थी जो कुपोषित बच्चा है उसको वहां से लेकर आते हैं और एनआरसी में खुद भर्ती कराते हैं। तो जहां तक प्रयास होता है, सरकार आपके साथ खड़ी है, पूरा स्वास्थ्य विभाग आपके साथ खड़ा है, क्योंकि आप हमारे हैं, हम आपके। बहुत धन्यवाद अर्चना जी, आपने जिस तरह से इस पर बात की, पूरे फिर से मैं कहूँगी, शुरुआत में भी आपने थोड़ा सा वो स्ट्रक्चर किया था, प्लान बताया था कि ये चीजें हैं।
पर मुझे लगता है कि फिर उसमें ये कामों की जागरूकता की बहुत जरूरत हो जाती है कि लोग इन सब चीजों के बारे में जानें, और इस सब चीजों के काम करने के लिए चाहे हमारे सामाजिक कार्यकर्ता लोग हों, वो जाकर के कुछ जागरूकता फैलाते हैं, या आप लोग भी इस तरह से काम करते हैं। ये वाली जानकारियां मैं आपसे भी और आपसे भी जानना चाहूंगी कि ये कितना काम करते हैं वहां पर, जो अभी डॉक्टर अर्चना जी बता रही हैं वो किस तरह से काम कर पाती हैं। तो अर्चना जी ने जो बताया, बेशक स्वास्थ्य में चीज़ें बदली हैं, मैं इस पे बिल्कुल वो नहीं करूँगी कि चीज़ें नहीं हुई हैं, लेकिन धरातल पे फिर मैं वही बात करूँगी कि ज़मीनी सच्चाई क्या है उसको मैं ज़रूर रखूँगी। अर्चना जी कह रही कि स्वास्थ्य विभाग कह रहा है, अर्चना जी नहीं कह रही है स्वास्थ्य विभाग की सुविधाएं कह रही हैं कि हमारे पास ऐसा डाटा है कि हम मोबाइल से बता देते हैं कि कितना दवा है, कितना वो है, और अल्ट्रासाउंड मशीन है हमारी आशा ये कर लेती है और वो चेक कर लेती है, ब्लड प्रेशर चेक कर लेती है। हकीकत जमीनी सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। जो महिला आशा कार्यकर्ती अभी मोबाइल के ऐप को नहीं समझ पा रही है, जमीन में हकीकत में इस तरीके की चीजें मैंने तो अपने कार्यकाल में नहीं देखी, और यहाँ आशा जी भी है और यहाँ आंगनबाड़ी भी। आप भी नहीं देखे। आप यहाँ हो, मैंने अपने जीवन इतने कार्यकाल में जब से आशा बहू आंगनबाड़ी का है, मैंने उनकी देखा है। मुझे फर्क पता है क्या लगता है, जब आप कम वेतन भोगी होते, तो आप जो कह रही थी ना, जो वीडियो कह रहा था, वो फीलिंग मुझको दिख रही थी कि कम वेतन भोगी को आप कहाँ रखते हो, किस दर्जे में रखते हो, कौन उनको किस तरीके से बातचीत करता है, वो धरातल में बिल्कुल अलग होता है। उनको कोई उसकी बात नहीं सुनता है, वो सोचते हैं कि मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, आप क्या जानते, आपका काम जो है वो आप करो, तो वो आपको सिखाते हैं। तो ये एक हकीकत है जो मैंने ऑब्जर्व की है, मैंने देखी है। दूसरी चीजें कि जिस ऐप में आप कह रहे हो कि ये इतनी गुणवत्ता चीजें हैं कि हम मेडिसिन का बता देते हैं, हम दवाओं का बता देते हैं, तो उसी ऐप में इनकी जो दिक्कतें हैं कि दीदी हमको ये प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे ये दिक्कतें हैं, वो भी आप ऐप में डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि मैं काम करती हूँ, मुझे दिक्कत हो रही है, तो मेरे पास ऐसा एक संसाधन हो कि मैं उसी में मैं अपना पर्सनल लाइफ यूज करूँ, मैं सीधे उस पे ऐप में की समस्याओं पर निवारण। तो समस्याओं पे मेरी समस्या है कि मैं फंसी हुई हूँ, गाड़ी फंसी है, मेरी समस्या है कि मैं स्वास्थ्य विभाग में बैठी हूँ, लेकिन मेरे लिए मतलब कहीं पर मैं कपड़ा नहीं चेंज कर सकती, कपड़ा खराब हो जाता है लोगों का, गाड़ियों में लेके जाती है, प्रसव हो जाते हैं उनके, वो कहाँ जाएंगे। तो वो चीजों को इस ऐप पे कहीं कोई जगह नहीं। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डिजिटल की दुनिया नहीं होनी चाहिए, डिजिटल बेशक होना चाहिए और है, लेकिन उसमें किस तरीके की चीजें डाली गई है इस पे हमको गौर करना चाहिए। डब्बा, जो एक बात आई थी कि डब्बा है, तो वो डब्बे को थोड़ा सा एक्टिव और करें कि वो डब्बा ना हम कहें, क्योंकि आप इतना संसाधन दे रहे हो, 10,000, 5,000, 15,000 खर्चा कर रहे हो, तो उस डब्बे को थोड़ा सा टेक्निकल और बनाएं। इनकी वेतन को देखते हुए उस पे आज के टाइम पे सारे जितने भी नेटवर्क हैं, सारे नेटवर्कों के पैसा कितना तेजी से बढ़ गया है, वो मुझे 400-600 रुपए जो मुझे खर्चा करना है उस पर हम थोड़ा ज्यादा, अगर मैं ये कर रहा हूँ, मैं स्वास्थ्य विभाग, मैंने नहीं कहा था कि मुझे टेक्नोलॉजी चाहिए, किसी ने कहा था क्या, मैं तो अपना काम कर ही रही थी, आंगनबाड़ी अपना काम कर रही थी, आशा बहू अपना काम, मैं सहज तरीके से कर रही थी। अगर आपने मुझे दिया है तो उसके लिए संसाधन भी मुझे देने की जरूरत है, मुझे लगता है इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा, जो बहन ने बात सुबह मतलब पहले बोली, वो मुझे बहुत एकदम से क्लिक हुई, मुझे लग रहा थी सामाजिक तौर पे आप कह रहे हो कि अभी इसको मोबाइल को एक्सेप्ट करना लोगों के लिए मुश्किल है, मुझे लग रहा है सरकार को भी। सरकार ने क्यों इतना बांध रखा है कि सिर्फ आप अपनी बातें करें, बाकी हम और दुनिया की चीजें नहीं देखें। तो सरकार ने ऐप दिया है, मोबाइल में ऐप डाले हैं, तो बस वही जो सिर्फ काम से रिलेटेड हो, काम से रिलेटेड जिंदगी बहुत सारी चीजें हैं जो मोबाइल में है, मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो वो नजरिया, वो सामाजिक से ज्यादा सरकार को भी मेरे ख्याल से समझने की जरूरत है। बस नहीं।
आपसे भी सेम वही चीजें, आप दोनों से भी, और थोड़ा सा एक बात और, मैं एक चीज और इसी पे करूंगी कि हम कहते हैं कि आशा बहू ये करने लगी। मैं आपको जमीनी सच्चाई बताऊं, ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता समिति में आशा बहू को सचिव का पद दिया गया। उस पे उसकी गाइडलाइन में है कि जो भी आशा होगी वो आशा सचिव का पद आशा को होगा। महिलाओं को वो भी नहीं पता कि मैं वहां पे सचिव हूँ। इतनी ज्यादा मतलब प्रेशर है। हम कहते हैं कि देखिए करना और कथनी में बहुत फर्क होता है। कि कहना कि पेपर में हमने अभी 2 दिन पहले ये मीटिंग किया और आशा बहू आती और उसमें सचिव भी थी, लेकिन उनको नहीं पता था कि मैं उस समिति में सचिव हूँ। तो इतनी जागरूकता नहीं कर रहे हैं, इतना हम मतलब उनको अनदेखा कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि वो ये कर लेती हैं वो कर लेती हैं। तो मुझे लगता है इस पे सोचने की जरूरत है और फॉलो अप बहुत जरूरी है। उनकी तरफ से भी आना है। मैं खुद सामाजिक कार्य करता हूँ, मुझको भी लगता है कि अगर आप किसी चीज में मेरी कैपेसिटी बिल्ड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो मुझको उसके लिए मुझे मेरी ट्रेनिंग करवाई जाए। मैं करने को तो मैं वीरांगना हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं सोशल मीडिया में बहुत अच्छी बन सकती हूँ, लेकिन मेरा क्षमता वर्धन हर स्तर पर होना जरूरी है। मुझे लगता है इसको सोचना चाहिए। बहुत धन्यवाद सबीना जी। हम फिर से चलते हैं आशा और आंगनबाड़ी से बात करते हैं कि जो खासकर डॉक्टर अतना जी ने बताया है उन पर आप वो जागरूकता वाली बात कि आपको वो चीजें पता होना चाहिए, या और भी आशा है, और सिर्फ आप बस को नहीं, जहाँ पर आप काम करते हैं लोगों के बीच में क्या वो जागरूकता है और इसमें टेक्नोलॉजी का क्या रोल है? देखिए यहाँ पे मैडम है, सभी डीसी हैं, उसी के आधार पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि भूखे पेट भजन ना होए गोपाला और जाग धरी गट्टी और जा धरी माला। बहुत सारी शायरियाँ चौपाई, क्योंकि इसलिए मैंने ये बात कही है कि ये हम जानते हैं कि हमारी सरकार हमें क्या क्या काम दे रही है। जो काम पहले आशा का था सिर्फ डिलीवरी करवाना, बच्चों को देखरेख करना, उनको टीका लगवाना, अब इतना टेक्नोलॉजी के आधार पे इतना बढ़ा दिया गया है, तो जब उन्हें मानदेय के आधार पे नहीं रखा जा रहा है या उनका कोई मानदेय नहीं है, तो इतना बढ़ा चढ़ा के काम भी नहीं देना चाहिए। आपने तो एक तरीके से वो शोषण वाली बात हो गई। एक तरफ से तो दो पहलू देखते हैं हम, एक तरफ से तो हम अपनी सेवा ही कर रहे हैं, लेकिन ये भी सोचिए कि उनके लिए तो 1000-2000 रुपए का ही आपने खाली दे रखा है कि 2000 में आपको ये करना है, ये करना है, वो करना है, और टुकड़ों में आपने दे रखा है। ये आपको 300 रुपए आपको डिलीवरी में है, 250 रुपए आपको डिलीवरी में है, और आपको शुरुआत देखिए कि जैसी ही बहू आती है तो बहू के लिए पहले आशा बहू ही जाती है, उस बहू को परिवार नियोजन से लेकर के स्टार्टिंग करती है कि आपको 3 महीने से लेकर के 3 साल तक आपको किस तरीके से आपको अपने आप को बनाना है, तब आपको डिलीवरी के लिए तैयार होना है, या आपके अंदर क्या क्षमता है। तो आप यहाँ से समझ करके वो 5 साल से लेके 10 साल तक के बूस्टर एमआर तक की पोजीशन सब जाती है, तो कम से कम कुछ तो सोचिए कि उनके बच्चों को कौन समझाएगा, कौन पालेगा, कौन करेगा। हमें तो 2000 रुपए में ही खड़ा कर रखा है। दूसरी बात टेक्नोलॉजी के आधार पे, तो टेक्नोलॉजी तो ये है कि जब कर रही हैं उनको काम तो पहले वही दिया था, अब जब जो सरकार देगी तो वो तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनको काम है, सामाजिक तौर पे भी रखा गया है, वो अपने समाज का भी काम कर रही हैं। लेकिन सरकार को, हमारे विभाग को ये सोचना जरूरी है कि रीढ़ की हड्डी, आप रीढ़ की हड्डी को तो कह रहे हो, अगर दीमक लग गई तो फिर क्या रहेगी वो हड्डी है, वो क्या खाएगी, 2000 रुपए में कैसे पलेगी, क्या करेगी, वो टुकड़ों में भी नहीं कह सकते। हम भी जानते हैं, हम डिलीवरी करवाते हैं, दीदी ने कहा था कि कंफर्म नहीं है कि ये होता ही है, हम भी नहीं कह सकते कि कंफर्म नहीं है कि हमने अगर 3 डिलीवरी करवाई तो हमें 3 डिलीवरियों का रुपया मिलेगा ही मिलेगा, ये निश्चित नहीं है, कोई बिल्कुल क्लियर नहीं कह सकता है। आता है पैसा, हम ये नहीं कहते कि नहीं मिलता है, मिलता है, मंथली मिलता है, लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि हमें पूरा क्लियर ही मिल जाता है, उसमें भी कटौतियां होती हैं। लेकिन काम देखिए, अभी प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, 5 तारीख से स्टार्ट था, हम लोगों को एमआर और एमआर सेकंड यानी बूस्टर के लिए क्षेत्र में सर्वे के लिए कहा गया। अभी हम लोग संचारी रोग छोड़ के आए हैं, पूरे 1 महीना हम लोगों ने संचारी रोग घर घर
जाके, यानी कि आशाएं उसी चौखट पे दहलीज पे बैठ करके उनका ही खटखटाना रहता है उनका काम, और कोई काम ही नहीं रहता है कि फोन उठा लेती हैं बेचारियां और के जा करके दहलीज खटखटाती हैं। और जैसे ही BHMD का सत्र चलता है तो उसमें बच्चे बुलाती, तो कुछ तो सरकार को सोचना चाहिए कि रीढ़ की हड्डी आपकी मजदूर कमजोर हो जाएगी, उसके भी पेट है, उसके भी बच्चे हैं, कुछ तो सोचिए, 2 से कुछ आगे चलिए, कम से कम वो भी तो अपने प्रोत्साहन में कुछ आगे करके दिखाए। वो जानती है कि मेरा गांव है, मैं गांव की बहू हूँ, मैं गांव की बेटी हूँ, और मेरे जो बच्चे आगे जो सेवा पालन पोषण करती है, वो जैसे प्रेगनेंसी के पता चलता है कि प्रेगनेंसी आ रही है तो वो सेवा में तो ऐसे लग जाती है कि वो अपने बच्चे तक को नहीं देखती है। अगर मैं अपनी खुद की डिलीवरी बता रही हूँ कि मेरे बच्चे को फीवर था और डिलीवरी की पोजीशन ऐसी बनी, रात के करीब 2 बजे के टाइम की बात है, तो मेरे बच्चे को फीवर था और मैं रात में जग रही थी, तो मुझे फोन आया कि आती और ऐसी बात है कि डिलीवरी पेन हो रहा है, उसको लेके चलना है PSC। ठीक है चलिए, मैंने अपने बच्चे को वहीं छोड़ दिया। फीवर था बच्चे को, दवा भी दी, नहीं उतर रहा था, लेकिन मेरा काम क्या था, मुझे लेके जाना है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने सही निष्ठा से, सही भाव से मुझे वो काम करना है। बच्चे को रखा एक साइड, कहा पतिदेव से कि आप देखिए, लेकिन बच्चे को ले जा करके मैं दूसरी डिलीवरी की पोजीशन लेने के लिए, उस बच्चे की देखरेख के लिए मैंने अपना बच्चा छोड़ा और जाकर के अस्पताल पहुंच गई। वहां अस्पताल में ये देखा कि मैंने मैडम से कहा, मैडम ये ऐसी बात है, तो मैडम कह रही हाँ हो जाएगी। थोड़ी देर बाद पता चला कि इसको जिला महिला अस्पताल लेके जाना पड़ेगा है। वहां भी गई हूँ तो वहां पे पता चला रात के 2 बजे की बात है और दिन के 12 से 2 का टाइम हो गया है। पता चला कि उसको अब झांसी ही रेफर करना है। ठीक है, अब ये झांसी गई, झांसी जाने के बाद पता चला कि झांसी से भी आगे पहुंचना है, क्योंकि उसको वहां पे नहीं लिया जा रहा है, बहुत ज्यादा उसमें स्ट्रेस में आ गई है। तो अब देखिए एक डिलीवरी, देखिए हमारा संघर्ष देखिए, आप सोचिए कि एक डिलीवरी के पीछे मैंने अपना बच्चा छोड़ा और दोपहर के 2 बजे, यानी कि 2 से सीधे वही घड़ी आ गई सीधे 10 पे, उसको मैंने झांसी में छोड़ा। मैंने कहा भाई आप लोग ऐसा करिए कि ग्वालियर वाली बात है या कहीं और ले जाने वाली बात है, तो आप ऐसा करिए कि आप अपनी स्वेच्छा से आप जहां ले जाना चाहते हैं आप ले जा सकते हैं, क्योंकि मेरी जो है मैं बांदा भी चल सकती हूँ, झांसी भी चल सकती हूँ, जहां आप चाहें वहां ले जा सकती हूँ। तो कह रहे आप रहने दीदी आपका भी बच्चा बीमार है। मैंने कहा हाँ भैया। तो अब आप सोचिए, अगर मैं चाहती निस्वार्थ बन के कि मुझे नहीं जाना, तो मैं चाहती तो जिला अस्पताल में ही छोड़ सकती, नहीं, ये कर्तव्य किया है मैंने अपना, क्योंकि वो भी किसी के अंदर पेट में बच्चा, उसके भी बच्चा है, मेरा तो ऐसा है कि पल ही जाएगा जैसे भी है। लेकिन सरकार को ये तो सोचिए कितना संघर्ष करती है ये, अपने बच्चे, अपने रात में अपने पति सब कुछ छोड़ करके एक संघर्ष के रूप में उसके साथ चलती है। तो कुछ तो सोचना चाहिए सरकार को कि देखिए कितनी एक मेहनत होती है। वो भी अस्पताल में हम जाते हैं तो हमें ऐसी ठंड में अगर हम लोगों को जल्दी जाना होता तो हम लोग कहो स्टॉल ना भी ले जाएं, वहां रजाई गद्दा थोड़ी ना ले जाएंगे। पता चला कि हम लोग इतने ऐसी दुपट्टे में अपने बैठे रहते हैं सारी रात, ठंड में पूरी रात हमारी ऐसी निकल जाती है। डिलीवरी हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती है तो वो भी 300 रुपए चले जाते हैं और फिर अंत में हमें घर ही आना होता है। हम किसी से क्या कुछ कर सकते हैं? सोचिए सरकार खुद इतना मतलब उनको सोचना चाहिए कि रीढ़ की हड्डी आपको इतना पावर दे रही है, एक महिला सशक्तिकरण इतना, उसी का शोषण क्यों हो रहा है? बात यहाँ पे महिला की आ रही है तो इसलिए कह रही हूँ, लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि मैं एक सम्मान वाला काम करती हूँ, ये कोई बुराई नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ये देखरेख करती हूँ। मैं नहीं, सारी आशाएं के लिए कह रही हूँ कि सब आशाएं बड़ी निष्ठा से, बड़ी उससे निस्वार्थ भाव से, प्रेम से ये काम करती हैं। लेकिन फिर भी सरकार को सोचना जरूरी होता है कि जब एक आशा इतना काम करती है तो उसने एक गांव में कितनी आशा लगाई, तो वो कितनी निस्वार्थ पूर्वक काम करती होगी, वो भी कुछ नहीं, अपने टुकड़ों में ही वो संतोषी रहती। बस यही कहती हूँ। बहुत धन्यवाद आरडी जी, आपने इतनी भावुकता के साथ में एक बहुत बड़ी बात कह दी कि जो प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग आशाओं को और आंगनबाड़ियों को रीढ़ की हड्डी मानता है ना, और वही दीमक खा जाए उसको तो वो कैसे सीधी रह सकती है?
ये बड़े बड़े मंचों से ये बात की जाती है। अभी अर्चना जी हमें बता रही थी कि कोई मंत्री जी बड़े मंच से बोल रहे थे। अब यहीं पर सोचने वाली बात है। मैं आगे बढ़ती हूँ, आंगनबाड़ी ममता जी से जानना चाहूंगी कि जागरूकता क्या क्या रोल है। हम यहाँ पर जागरूकता की बात कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी और वो जो डॉक्टर अभी बता रही थी उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? किस तरह से जागरूक करते हैं ये, चाहे टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो या बाय फेस आप जब लोगों से मिलते हैं वो भी, कि कितनी जानकारियां हैं। जागरूकता का मतलब कि जानकारियां कितनी हैं लोगों को इन सब चीजों के बारे में? जानकारियां तो मतलब जो जागरूकता है वो तो है, लेकिन हमारी पब्लिक को जानकारी भी होती है। जितनी जानकारी होती है वो उसका जानने के लिए जब पहुंचते हैं तो वहां उनको बरगला दिया जाता है। जैसे हम किसी ऑफिस में जाएं, मान लीजिए जैसे कि वो मकान के लिए भरवा रहे हैं फॉर्म जो मोदी जी दे रहे हैं 3 लाख रुपए का, ये हुआ या आयुष्मान कार्ड वाला हुआ, तो हर लोग को नहीं ये सुविधा मिल पाती है। जिनका सोर्स लग पाता है, जो आगे पहुंच पाते हैं, जो अपना बड़े बड़े लोगों से मिलकर ये सब काम करवा लेते हैं, वही वो इसका फायदा उठा पाते हैं। जैसे राशन कार्ड हुआ, अभी गरीब वंचित है, राशन कार्ड उनका नहीं बन पा रहा है। अब ये अभी आयुष्मान कार्ड बंद कर दिया गया, जो वास्तव में इनको लाभ चाहिए उनका नहीं बन पा रहा है। अब आयुष्मान कार्ड अभी इन्होंने लाल वाले पे एक व्यक्ति चलाया था, एक व्यक्ति था तो या 2 व्यक्ति पे आयुष्मान कार्ड बन रहा था। अब इसके बाद इन्होंने सफेद वालों पे चलाया। सफेद वाले जिस घर में 6 सदस्य होंगे उसी का आयुष्मान कार्ड बनेगा। मान लीजिए किसी घर में 6 व्यक्ति नहीं है तो 2 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति, आप उनको बना नहीं रहे हो और उनके घर में बीमारियां भी हैं, उनको इसका लाभ चाहिए, उनको इसकी जरूरत है। अब सरकार इसके लिए कहाँ है? जिनके पास बने होते हैं क्या उसका लाभ ले पाते हैं अस्पतालों में? और जिसके पास बने, मान लीजिए उसके पास बीमारी नहीं है, अब उनका रखा हुआ है, नहीं बीमारी है तब भी, तो उसका वो अगर वो सही जगह पहुंच जाते हैं अच्छी तरह तो मिलता है उनका लाभ। ऐसा नहीं मिला है लोगों को, हमने देखा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास 4 परिवार में 4 सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं, 6 नहीं है पूरे, उनका नहीं बन पा रहा। ऐसी शिकायतें हमारे क्षेत्र में बहुत है। दीदी हमारे पास 6 लोग नहीं है तो क्या हमारा आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा? मैंने कहा भाई अब स्वास्थ्य विभाग जब 6 पे बना रहा है तो मैं 4 पे कैसे कह दूं? मेरा काम तो है नहीं, स्वास्थ्य विभाग का काम है। बहुत से ऐसे लोग जिनका राशन कार्ड बन नहीं रहा है, पहले जमा करवा दिया कि बनाएंगे दूसरा, अब वो भटकते फिर रहे, उनका राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है। जो पात्र है उनको वो सुविधा नहीं मिल पा रही है। टेक्नोलॉजी सही है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसका लाभ अच्छी तरह नहीं मिल पा रहा है लोगों को। जो गरीब वर्ग है, मान लीजिए ऑफिस में जाते हैं, वो उनके लिए उनसे पैसा मांगते हैं, वो नहीं दे रहे, इतना पैसा दे पा रहे हैं, ये वाली चीज है। और अब हमारा भी कुछ अपना है। अब हम लोग जैसे हम लोग भी आशा के साथ काम करते हैं, टीकाकरण करते हैं, इनके साथ हम पूरा टाइम देते हैं जी। हम अपने केंद्र में इनको बैठालते हैं, पर हमारे केंद्र का किराया नहीं आता। 2-2.5 साल से हमारे केंद्र का किराया नहीं आ रहा है, कह रहे सरकार की तरफ से किराया नहीं है। अब हमारी आंगनबाड़ियां 600 से लेके 1500 तक के किराया दे रहे हैं। आजकल का किराया कितना बता दीजिए आप? कहीं 500 में मिल रहा हो या 600 में मिल रहा हो या 800 में मिल रहा हो, सीधे 1000 के ऊपर जा रहा है। 1500 बहुत सारी लड़कियां हमारी अपने जेब से दे रही हैं उसका किराया, और हम इन्हें अपने केंद्र में सारा दिन बैठाते। एक दिन आप कोई भी होटल ले लीजिए, आप एक दिन का किराया 10 बजे से 5 बजे तक का, इनको पता चलेगा, ठीक है। और इसका हमें टीकाकरण करवाने का कोई मानदेय नहीं दिया जाता, इनके साथ संचारी करने का हमें कोई मानदेय नहीं दिया जाता, और हमारी बकायदा मीटिंग होती है और हमारे ऊपर दबाव होता है। आप अगर संचारी नहीं करेंगी आशा के साथ तो आपका मानदेय काट दिया जाएगा। जब हम इनके साथ कर रहे हैं, सारा दिन दे रहे हैं, तो आप हमें भी तो कुछ दीजिए। हम टीकाकरण करवा रहे हैं तो आप हमें भी तो कुछ दीजिए। पहले जब इनकी आशा नहीं थी तब हमें वो दिया जाता था, उसमें भी वही हमें 75 रुपया एक दिन का। एक इस टाइम का टीकाकरण चलता था 5 दिन 6 दिन, जो भी 4 दिन सैनिटाइजेशन चलता था, हाँ उसका, उसमें हमें मिला है। लेकिन जब से इनकी आशाएं आ गई हैं तब से वो हमें
उसका लाभ नहीं दे रहे हैं। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए बताइए? नहीं, लड़ाई की बात नहीं, यहाँ बात हुई तो बात कहा जा रहा है। बकायदा हम तो काम उनके साथ करते ही हैं, हम काम कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है। और हम बड़े सामंजस्य के साथ काम करते हैं। हम कोई उनसे ये नहीं कहते कि भाई हम आपको बैठा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। हम बहुत प्रेम पूर्वक अपना काम करते हैं, अपने क्षेत्र में बहुत अच्छी तरह रहते हैं आशा एनम के साथ। और सराहनीय है आशा, जो सुबह से लेकर शाम तक आभा आईडी में बहुत दिक्कत होती है, ऐसा नहीं है। हम खुद जाकर सर्वे करवाएंगे उनके साथ। तो आप मैडम आज नहीं कल आ जाइए, तो कहीं रखा है आधार कार्ड, मिल नहीं रहा है, वहीं रख गए हैं, हमको पता नहीं है। अब हम बैठे बैठे इंतजार करने के बाद अब अच्छा लौट के आएंगे, ये भी आश्वासन देते हैं। अभी हम 10 मिनट में आते हैं, आप ढूंढ के रख दीजिए। थैंक यू ममता जी, धन्यवाद। मुझे लगता है कि ये मुद्दा भी इतना बड़ा है और इस पर चर्चा भी 2 घंटे में तो नहीं की जा सकती है। बहुत सारे इसमें पहलू हैं, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी बातें हैं। हाँ, तो मैं महेंद्र जी के पास जाती हूँ और हम इस पर थे, ये सवाल इस पर था कि किस तरह की जागरूकता है सामाजिक कार्यकर्ता के बीच में, फिर लोगों के बीच में, फिर टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो क्या रोल है, उस पर हम बात कर रहे थे। वही सवाल आपसे भी है जी। तो एक तो चीज ये समझना पड़ेगा, जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, एक सबसे बड़ा गैप है। देखिए, एक तरफ समुदाय है, एक तरफ हम अपने ICDS या हेल्थ डिपार्टमेंट के जो भी सेवा प्रदाता है वो है, बीच में टेक्नोलॉजी है। और टेक्नोलॉजी के कोई इमोशन नहीं होते, भावनाएं नहीं होती, फीलिंग्स नहीं होते, कोई सोच नहीं होती। ये हमारे हाथ की बटन के अनुसार काम करते हैं। और जो मैंने पाया है कि स्वास्थ्य विभाग का या किसी भी विभाग का जहां टेक्नोलॉजी का आज उपयोग हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो फोकस है वो रिपोर्टिंग पे है। डेटा चाहिए। तो जब डेटा हमारा फोकस है, तो चाहे वो कोई भी स्वास्थ्य कर्मी हो, उसकी कोई भी प्रॉब्लम हो, इमोशन नहीं है। जब इमोशन नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, तो आप कैसे भी काम करो, ये हमारी समस्या नहीं है, ये आपकी समस्या है। और यही चीज समुदाय स्तर पे होता है, हर स्तर पे यही हो रहा है। नतीजा, हम जिस बदलाव की अपेक्षा करते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं बेहतर तरीके से, गुणवत्तापूर्ण तरीके से लोगों को मिल पाए, उनका जीवन बेहतर हो, जिसकी बात आप कर रहे हैं, सचमुच वो होता हुआ दिखाई नहीं देता है। क्योंकि टेक्नोलॉजी है जिसका इमोशन नहीं है। कुछ चीजें और हैं। स्वास्थ्य विभाग फोकस, टारगेट कौन है? महिला है। महिलाओं के साथ लंबे अरसे से काम करते हुए जो आज से 20-30 साल पहले समस्याएं थी, क्या आज उन समस्याओं का समाधान हो गया है? वैसी ही समस्याएं आ रही है, बल्कि टेक्नोलॉजी जैसे इंप्रूव होती है, नई चीजें उसमें जुड़ती हैं, वैसे नई समस्याएं भी जुड़ती चली जा रही है। फिर मैं बार बार बात करता हूं, हमेशा बात करता हूं कि आशा बहु आंगनबाड़ी ज्यादातर गांव के हैं। परिवार, इसीलिए परिवार नियोजन की भार और जिम्मेदारी और फोकस कौन है? सिर्फ महिलाएं और महिलाएं। क्या गांव की आशा बहू, नातेदारी, रिश्तेदारी जो भी है, क्या पुरुष को कहती है कि तुम कंडोम इस्तेमाल करो? पुरुष एक तरफ बच गए अपनी जिम्मेदारियों से। क्या उनकी जवाबदेही तय नहीं की जाना चाहिए? स्वास्थ्य विभाग इसको कैसे देखता है? केवल और केवल एक स्वास्थ्य का या नसबंदी का कैंप लगा देना मात्र, कितने लोग पहुंचते हैं, कितने पुरुष पहुंचते हैं, और उन पुरुषों को कौन समझाएगा कि सब जानते हैं कि बड़ा आसान प्रक्रिया है, पैसा भी ज्यादा मिलता है। आखिरकार पैसा अगर इतना महत्वपूर्ण होता तो पुरुष क्यों नहीं भागीदारी करवाते? बेटा मेरा है, वंश मेरे नाम से चलता है, लेकिन मैं टीकाकरण के लिए नहीं जाऊंगा। और जो सेवा प्रदाता है उनका भी फोकस महिलाएं हैं, क्योंकि वो सॉफ्ट कॉर्नर है,
उनके लिए बहुत आसान है महिलाओं को इकट्ठा करना, महिलाओं को लेके आना। लेकिन आप सोचिए कि हम महिलाओं को इतना आसान तरीके से फोकस कर पाते हैं कि उनके कंट्रोल में क्या चीजें हैं। वो अपने मन का खाना नहीं खा पाती। सेवा प्रदाता खुद कुपोषित जैसे दिखाई देते हैं। उनके हाथ में पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, उनकी अपनी समस्या है। उनके प्रति भी उनके परिवार में, समाज में कोई इमोशन नहीं है और चीजें चलती हैं। तो मेरा कहना है कि ये देखिए, अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, लेकिन केवल रिपोर्टिंग के पर्पज से होगा, कोई बदलाव नहीं होने वाला। महिलाओं के जीवन में, स्थिति में कोई बदलाव नहीं होने वाला अगर हम उसको सिर्फ डेटा से खेलने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। इमोशन इसके साथ में जुड़ेगा, हम समुदाय को जोड़ पाएंगे, शायद वो आपके सहयोगी बनेंगे। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। हमें पुरुषों को भी केंद्रित करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि वो उनको जवाबदेह बनाना पड़ेगा, तभी कुछ स्थिति में बदलाव होगा। और ये बदलाव होते हुए हमने देखा है। मैं आपसे जो बात कह रहा हूं वो अपनी जिंदगी के अनुभवों को हमने करके दिखाया है। पुरुष बदले हैं, और जब पुरुष बदलते हैं तो घर में महिलाओं की स्थिति बदलती है, स्वास्थ्य की स्थिति बदलती है। कितना मारपीट, हिंसा होती है, और क्या हिंसा का असर उनके मन, मस्तिष्क और शरीर पर नहीं होता? इस पीड़ा को कौन समझने वाला है? मशीन नहीं समझने वाली है, लेकिन स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का भी इसमें रोल है अगर उनके साथ में हिंसा होती है। लेकिन हमें क्या चाहिए? स्वास्थ्य विभाग को क्या चाहिए? आईसीडीएस को क्या चाहिए? डेटा चाहिए। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की लिमिटेशन है, सीमाएं हैं, उसमें भावनाएं नहीं है। तो हमें एक नागरिक होने के नाते, और जो समुदाय के लोग हैं जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, हमें उनकी इन परिस्थितियों को समझते हुए पुरुषों को भी जवाबदेह बनाना पड़ेगा, उनको जोड़ना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा, जानकारी देना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें भी जानकारी नहीं है। ये सच है। अगर कुछ भी जानकारी है वो आधी अधूरी है। आप अगर अध्ययन करें कि आज के लड़के और लड़कियां मोबाइल का इस्तेमाल छिपके क्यों करते हैं, उनके अंदर जानने के लिए बहुत कुछ है, और आपको मिलने वाली नेट पे हर इंफॉर्मेशन सही होगी ये कोई गारंटी नहीं है। हम भी जब पढ़ते थे तो एक सरल सलीक करके किताब आती थी जिसमें सेक्सुअलिटी का एक विषय होता था। हम उसको छिपा के गद्दे के नीचे रखते थे जब आहट मिल जाए कि कोई आती थी, लेकिन पढ़ने की बड़ी इच्छा होती थी, लालसा होती थी, क्योंकि वो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ, हम उसको लिंक कर पाते थे। तो पढ़ते थे, 5 रुपए की मिलती थी, उसको खरीद के पढ़ते थे। बहुत सारे लोग सरिता पढ़ते थे, उसको कई बार उसमें भी महिलाओं के प्रजनन, स्वास्थ्य और बहुत सारी मातृत्व स्वास्थ्य को लेकर के एक चैप्टर होता था, लोग छिप करके पढ़ते थे। तो एक ये है कि लोगों को जानकारी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि कैसे युवाओं को सही और पूरी जानकारी मिल पाए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस ब्लॉक में मैं काम करता हूं, अनसेफ सेक्सुअल रिलेशन होते हैं, तभी अनसेफ डिलीवरी हो रही है। अब उन युवाओं को कौन सिखाएगा, कौन बताएगा? तो सीधे सीधे सेक्स कंट्रोल कर दो, उनके यौनिक अधिकारों पे रोक लगा दो। ये समस्या का समाधान सामाजिक तौर पे है। तो लड़कों और लड़कियों को कौन जानकारी देगा? उनके माहवारी के बारे में तो जानकारी दी नहीं जा पा रही। बाप कभी इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। माँ अगर समझ पाए तो उसको बता पाती है, लेकिन माँ की भी कितना जानकारी है? एक सैनिटरी पैड खरीदने में दुकान में पुरुषों को जाने में 100 बार सोचता है। वो कभी पत्नी के लिए तो खरीद के कितने पुरुष लेके आते हैं, कितनी भाई अपनी बहनों के लिए मददगार। स्कूलों में देखिए, स्कूलों में क्या होता है? स्कूलों में ये व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट नहीं है, पानी नहीं है, दरवाजा नहीं है, शांत साफ स्वच्छ वातावरण नहीं है, टॉयलेट नहीं है। क्या ये उनके स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता? यहाँ पे टेक्नोलॉजी कैसे उनकी मदद कर पा रही है, ये देखने की जरूरत है। तो स्कूल में, घर में, परिवार में, समाज में और पुरुषों में मुझे लग रहा है कि आज के समय में हर स्तर पे काम करने की जरूरत है, समावेशी तरीके से काम करने की जरूरत है, तभी कुछ हमें सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे।
तो मिथ्स को लेकर के मैंने कहा, देखिए मैं चूंकि पुरुषों के साथ काम करता हूं तो पुरुषों की स्थिति भी समझना जरूरी है, जो महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, इसलिए मैं बात कर रहा हूं पुरुष होने के नाते। पुरुषों के पुरुषत्व बहुत हावी है। जैसे शादी होती है, शादी के बाद क्या है, 1 साल बच्चा ना हो, पति पत्नी ने तय किया कि हम 1 साल 2 साल बच्चे पैदा नहीं करेंगे। महिलाओं पे क्या, महिलाओं के साथ में कैसे बातचीत होती है, और पुरुषों के बीच में, यार तू कैसा मर्द है, तू नामर्द है क्या, अभी तक बच्चे नहीं हुए। तो महिलाओं का शरीर नहीं होता, फिर वो हमारी अपनी भूख और हवस मिटाने का एक इंस्ट्रूमेंट हो जाता है, एक मशीन की तरह इस्तेमाल होती है। ये पुरुषों को कौन बताएगा, ये कौन सी मशीन बताएगी? क्या टेक्नोलॉजी में इसके लिए स्पेस है? क्या समाज में इस तरीके की बातों को करने के लिए जगह है? क्या सेवा प्रदाता इसमें बात करते हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं, मुझे लग रहा है, जिन पे बात करने की जरूरत है। सब खुले तौर पे लोगों को सिखाने और बताने की जरूरत है, और इस तरीके से हम डिजिटल का इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाए तो शायद उस बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। बहुत धन्यवाद बहन जी। मैं फिर से वही बात कर रही हूँ कि स्वास्थ्य इतना बड़ा मुद्दा है, हर पहलू पर हम बात करना चाहते हैं, गहरी चर्चा करना चाहते हैं, खुलकर बात करना चाहते हैं, जो पर्दे के पीछे है, और उसकी बहुत जरूरत है। उसके लिए हमें मुझे लगता है कि 1000 राउंड टेबल करने की जरूरत होगी। तो और वो 2 घंटे की चर्चा में समेट पाना बहुत मुश्किल है, और ये बहुत जरूरी मुद्दे हैं।